एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू एमबाइब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज ये आपके लिए स्पेशल सेशन लाया गया है और इसका मोटिव है कि एक ही क्लास में मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा टॉपिक कवर कराने वाली हूँ, जहां पर हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट साइट्स सिंधु घाटी सभ्यता के। उन सभी नगरों को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। फिर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के कॉमन फीचर्स को स्टडी करेंगे। इसकी टाउन प्लानिंग हो गया, इसका आर्किटेक्चर हो गया, इन लोगों की रिलीजियस एक्टिविटी, इनका ट्रेड कॉमर्स, इनका एग्रीकल्चर, सोसाइटी को कैसे मैनेज करते थे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इन सारी चीजों को हम स्टडी करने वाले हैं आज के सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। लेकिन उसके पहले जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ लाइव जुड़े हैं, जल्दी से एक बार चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जितना ज्यादा हो सके आप सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर देंगे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का और हमारे ऐप का, तो आप लोग जाकर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि पूरी क्लास की पीडीएफ आपको वहीं प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही आप ऐप को भी इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि वहां पर क्लास के बाद आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिससे आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन उसके पहले जितने भी बच्चे यहाँ जुड़े हैं सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट को थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। ये देखिए, ये है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। आप देख सकते हैं कितना डेवलप स्ट्रक्चर था। मतलब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर सिविलाइज्ड थे। इस तरह से नगरीय सभ्यता थी। नगर जैसा स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़े से हम पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता ताम्र पाषाण संस्कृति से भी पुरानी है, परंतु इसके बाद विकसित हुई है। एक्चुअली हमें पता लगता है जब आप स्टोन एज को पढ़ते हैं, आपने पाषाण काल के बारे में पढ़ा होगा, तो हमने पढ़ा था पाषाण काल के 3 पीरियड होते हैं। एक जिसको आप बोल रहे थे पुरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण, तीसरा नवपाषाण, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। और उसके बाद से पहला मेटल इंट्रोड्यूस्ड हुआ था जिसको हम बोलते हैं तांबा या फिर कॉपर। तो पहली बार जब मेटल इंट्रोड्यूस्ड हुआ तो वो टाइम पीरियड जब मेटल और स्टोन का साथ में यूज किया जा रहा था उसको बोल रहे थे हम चालकोलिथिक, कॉपर प्लस स्टोन दोनों को मिला के वो वाला एरा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज हमें पता लगता है कि यहाँ पर ये बता रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता ताम्र पाषाण संस्कृति से भी पुरानी है। जब आप इंडिया के डिफरेंट साइट्स को देखते हैं और हमने कार्बन डेटिंग किया, तो एक्चुअली तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तांबा आया है। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने एक नया मेटल बनाना सीखा था जो कि चालकोलिथिक के बाद हमें दिखाई देता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो बोल रहा है कि एक नया मेटल बनाना चालू करा था इन्होंने। किससे? तो कॉपर का ऑलरेडी यूज हो रहा था, तो कॉपर में मिला रहे थे ये टिन, और उससे एक नया मेटल बन रहा था जिसको ये बोलते थे कांसा या फिर ब्रॉन्ज कहा जाता था। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, पहले तांबा आएगा फिर कांसा आएगा, यही होना चाहिए ना। मतलब तांबा आएगा, उसके बाद से तांबे में टिन मिलाकर ये लोग चालू करेंगे कांसा बनाना। लेकिन जब हम इंडिया में इन साइट्स को स्टडी करते हैं तो कई जगह पर हमें पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता पहले दिखाई दे दी है। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता पहले दिखाई देने का मतलब है कि इंडिया के कई सारे ऐसे साइट्स हैं जहां पर चालकोलिथिक एरा बहुत लेट आया है। थोड़ा सा समझिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या माना जाता है, 2700 बीसी से लेके अराउंड 1750 बीसी तक। ओके, और चालकोलिथिक का टाइम माना जाता है 3000 बीसी के आसपास। तो आया तो चालकोलिथिक पहले, लेकिन कई सारे इंडिया के ऐसे साइट है स्पेशली साउथ इंडिया और इसके आसपास में, जहां पर हमें 1000 बीसी के आसपास चालकोलिथिक दिखाई दे रहा है। आप समझ रहे हैं, मतलब सिंधु घाटी ऑलरेडी आ चुकी है। और कुछ ऐसे भी भारत के हिस्से हैं जहां पे अभी लोग कॉपर के बारे में भी नहीं जानते हैं, तो ब्रॉन्ज के बारे में क्या। तो वहां पर यही बोल रहा है कि जब हम पूरे इंडिया के साइट्स को स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कई जगह तो ताम्र पाषाण चालकोलिथिक से भी पुरानी है। लेकिन एक्चुअली डेवलपिंग जो इसका स्टेज है वो हमें डेवलप स्टेज बाद में दिखाई देता है 2750 से 2700 से 1750। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। चलो, ये एक फैक्चुअल टाइप का डेटा था, याद रखना है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का आप एक बार लोकेशन स्टडी कर लीजिए। ये देखिए, इंडिया का ये जो पार्ट है ना, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, आज का जो पाकिस्तान वाला रीजन है और आज का भारत का उत्तर पश्चिमी जो हिस्सा है, ये मिला देते हैं तो यही आपका क्या कहलाता है, चालकोलिथिक साइट कहलाता है। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रही हूँ ताकि आप और अच्छे से पिक्चर को देख सकें। ओके, क्लियर है।
अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ये जो साइट है या ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है कहाँ पर विकसित हुई थी? यह भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान वाले हिस्से की भी, तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में विकसित हुई थी। दिस कल्चर फ्लोरिस्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। देखो, इस सिविलाइजेशन को जब आप स्टडी करते हैं ना तो इसके कई सारे नाम हैं, मैं आपको वन बाय वन इसके नाम बता देती हूँ। इसको एक तो बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसको बाद में बोला गया, पहले इनिशियली जो इसका नाम था वो क्या था? हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता का क्या स्टेटस था थोड़ा मैं आपको बता दूं कि 1700 तक या 1800 के आसपास तक ऐसा माना जाता था, 1700 के आसपास ही आप मानकर चलो कि जो भारत है ये सिविलाइज्ड नहीं है। ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स का कहना था कि आप सभ्य नहीं हो, हम आपको सभ्य बनाने आए हैं, ठीक है। तब तक हमें पता ही नहीं था कि आज से 4000 साल पहले, 4500 साल पहले भारत में एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता मतलब आज जैसे सिटीज आप देखते हैं वैसा सिटी का स्ट्रक्चर था। इवन मैं बोलूंगी कि वर्ल्ड के जो सबसे पुराने नगर थे जो हमें दिखाई देता है मिस्र नदी के आसपास, जिसको बोलते हैं आप मिस्र की सभ्यता, और दूसरा यूफ्रेट और टिग्रिस रिवर के पास में, ईरान इराक के पास में आपको दिखाई देता है, जिसको आप बोलते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता। उसके पैरेलल भारत में सभ्यता चल रही थी, तो भारत इतना एडवांस था उस समय, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये थी कि इस समय तक तो हमें पता नहीं था, लेकिन जब उत्खनन हुआ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ऐसे ही रैंडम, हमें हड़प्पा एक लोकेशन है जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है, तो इस हड़प्पा से हमें कुछ एविडेंसेस मिले, और जब हमने उसको अच्छे से, इनिशियली तो पता भी नहीं था नीचे नगर है, वो जो ईंटें मिल रही थी उसको लोग उठाकर ले जा रहे थे, रेलवे का काम चल रहा था, लेकिन बाद में जब अच्छे से उसको ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया पूरा नीचे तो सिटी है। फिर जब उसका हॉरिजॉन्टल पूरा का पूरा एक्सकेवेशन किया गया तो पूरा हड़प्पा नगर निकल कर आया। तो पहली बार एक ही नगर मिला, तो हमें वो जो पहला एविडेंस था उस सिविलाइजेशन का, वो जिस नगर से मिला था, हड़प्पा नगर से, हमने उस सिविलाइजेशन को उसी का नाम दे दिया हड़प्पा सभ्यता। लेकिन जब और ज्यादा हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन हुआ, उत्खनन हुआ, तो उन उत्खनन में पता लगा कि अरे हड़प्पा एक अकेली साइट नहीं है, वन बाय वन आपको दिख रहे हैं साइट्स, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, चन्हूदड़ो, इधर लोथल है, धौलावीरा है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी है, तो इतने सारे साइट्स मिले। तब हमें पता लगा नहीं, ये हड़प्पा सभ्यता अकेले एक नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे नगर थे। और फिर हमने उन नगरों को स्टडी किया तो हमें कॉमन फीचर दिखाई दिया कि ये सारे नगर एक रिवर के चारों ओर पाया जा रहा है, और इस रिवर का क्या नाम था? सिंधु घाटी या फिर इंडस रिवर, ठीक है, सिंधु नदी या इंडस रिवर। और इस सिंधु नदी के आसपास की ही नदियों के चारों ओर ये सारी सिटीज दिखाई देती हैं। इस वजह से एक्चुअली इसका जो नाम है वो क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि इंडस वैली के चारों ओर दिखाई देने वाली सभ्यता। डन, क्लियर हो गया। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहला एविडेंस इसका हड़प्पा नगर से मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि बाद में पता लगा ये पूरा सिंधु नदी घाटी के चारों ओर बसा हुआ हमें दिखाई देता है, इस वजह से इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है, इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं क्योंकि इसकी खोज सर्वप्रथम 1921 में वेस्टर्न पंजाब में हुई थी, जो कि हड़प्पा नगर से संबंध रखता था। सिंध में कई स्थलों ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति के मध्य क्षेत्र का गठन किया। बोल रहा है कि अगर आप इस लोकेशन को अच्छे से स्टडी करो, भारत के इधर पाकिस्तान में सिंध वाला, तो बोल रहा है कि जो सिंध है इसके आसपास हमें कई पूर्व हड़प्पा संस्कृति भी दिखाई देते हैं। पूर्व हड़प्पा मतलब हड़प्पा के पहले वाला स्टेज, जब ये लोग नगर में नहीं थे, वहां से धीरे धीरे ये डेवलप होते नगर में कन्वर्ट हुए। यह संस्कृति एक शहरी सभ्यता में विकसित और परिपक्व हुई, जो आगे सिंध और पंजाब में विकसित हुई। तो ये जो पहले लोग थे ना, ये इतने डेवलप थे नहीं, मतलब वैदिक काल ही चल रहा था। यहाँ पे हमें अर्ली वैदिक दिखाई दिया, यहाँ पे हमें लेटर वैदिक दिखाई दिया। तो बोल रहे कि यहीं के जो ऑलरेडी लोग थे ना, जब ये लोग थोड़े से और विकसित हुए नवपाषाण के बाद, ताम्रपाषाण काल के आसपास में, तो यही लोग डेवलप होकर किसमें कन्वर्ट हो गए थे? एक सिविलाइज्ड स्ट्रक्चर में। और ये सिविलाइज्ड स्ट्रक्चर केवल और केवल हमें कहा, सॉरी वैदिक एज नहीं आएगा, स्टोन एज, ये आप लोग करेक्ट कर लेंगे सारे बच्चे जितने भी यहाँ पे, हड़प्पा के पहले स्टोन एज चल रहा था। तो ये जो पाषाण काल के लोग थे ना, ये अलग अलग बिखरे हुए थे। इन्हीं पाषाण काल के लोगों में से कुछ लोग जो यहाँ पर थे, यही थोड़े से विकसित हुए, और विकसित होकर यही किस में कन्वर्ट हुए थे? सिविलाइज्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुए। लेकिन ये हड़प्पा संस्कृति केवल और केवल हमें यहाँ दिखाई देती है, सिंधु नदी के चारों ओर। ये ध्यान रखना है, ये जो सिंधु नदी है इसी के आसपास दिखाई देती है। आगे इसका मध्य क्षेत्र सिंधु घाटी था। डन, ओके।
अब इसका भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज और बता दूं, इसको 3 नामों से पुकारा जाता है। पहला सिंधु घाटी सभ्यता, आप लॉजिक दे देंगे क्यों बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा हड़प्पा सभ्यता, आप रीजन बता देंगे क्यों बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। तीसरा, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। देखो थोड़ा सा ध्यान रखना है, एंशियंट हिस्ट्री में इसके पहले था स्टोन एज, पाषाण काल। पाषाण काल में जो हमें पहली बार मेटल मिला था वो मिला था तांबा, ठीक है। अब आता है स्टोन एज के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पर 2 मेटल मिल रहे हैं, तांबा प्लस टीन, दोनों मिलकर क्या बना दे रहा है बच्चों, कांसा बना रहा है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग तांबे का प्रयोग तो कर ही रहे थे, लेकिन एक नया मेटल जो इंट्रोड्यूस हुआ था कांसा, जिसका बड़े मात्रा में लोग प्रयोग कर रहे थे, इस वजह से इसे ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे। और कांसा जो कि नेचर में डायरेक्ट नहीं मिलता था, इसको ये लोग बनाना जानते थे, तो टेक्निकली इतने एडवांस हो चुके थे कि इन्हें पता था कि किस मेल्टिंग पॉइंट पर इसको मेल्ट करके फिर इन दोनों को मिला के एक नया मेटल बनाना है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, यानी कहां से कहां तक फैला हुआ था। इसके पहले पाषाण काल पूरे भारत में हमें दिखते बिखरे हुए। पाषाण काल के बाद लगभग हम अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाइम पीरियड की बात करें तो जो पीक टाइम था ना, पीक टाइम 25 से 1750 तक दिखता है। ओके, स्टार्टिंग 2700 बीसी से हो जाता है। तो इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट अगर आप देखते हो तो कुल इसका क्षेत्रफल जहां तक ये फैला हुआ था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, या फिर आप बोल दो इन शॉर्ट 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। आज के पाकिस्तान से भी बड़ा क्षेत्र, और ये हिस्सा दोनों से लिंक्ड अप है, यानी कि कुछ हिस्सा भारत का और कुछ हिस्सा वर्तमान पाकिस्तान का मिलाकर इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ठीक है। अगर आप इस पूरे लोकेशन को अच्छे से स्टडी करते हैं तो आपको कुछ ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है, इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप्ड सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है अगर आप इसको अच्छे से स्टडी करते हैं। तो ये यही बोल रहा है कि त्रिभुजाकार सी हमें आकृति दिखाई देती है सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है। अब इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कहां से कहां तक है, ये तो आपने स्टडी किया कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन पूरब में कहां तक फैला हुआ है, पश्चिम में इसका एक्सटेंशन कहां तक है, उत्तर में कहां तक है और दक्षिण में कहां तक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं उत्तर की बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नदन मोस्ट एक्सटेंशन था, जहां तक वो फैली थी, वो वर्तमान का जम्मू कश्मीर का मांडा है। समझ में आ गया? तो जम्मू कश्मीर मांडा इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करता था। दूसरा, अगर मैं इसके दक्षिणी सीमा की बात करूं तो नर्मदा मुहाना या फिर दायमाबाद बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारी नर्मदा नदी है, सभी को पता होगा नर्मदा ताप्ती नदी, तो नर्मदा नदी का मुहाना, या फिर आप बोल सकते हो कि महाराष्ट्र का जो दायमाबाद है, ये इसकी दक्षिणी सीमा का निर्धारण करता था, ठीक है। तो उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में महाराष्ट्र, या उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद या नर्मदा नदी इसके सीमा निर्धारित करती थी। ओके, तो नॉर्थ और साउथ का आपने एक्सटेंशन देख लिया। अब आ जाते हैं ईस्ट और वेस्ट का। तो ईस्ट में ध्यान रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ना, जो वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट है वहीं तक पहुंच पाए थे, उसके आगे नहीं गए थे, ठीक है, क्योंकि इनके पास ठोस धातु नहीं थी। और ये वाला जो आगे का पूरा क्षेत्र है ना, ये काफी घने जंगल वाला रीजन था। तो जब तक ठोस धातु नहीं मिलेगी लोहा जैसी, जिसका वो प्रयोग जंगलों को काटने में कर सके, तब तक आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अब आ जाते हैं इसके पूर्वी और पश्चिमी विस्तार पे। पूर्वी विस्तार की बात करूं तो हमें दिखाई देता है वेस्टर्न यूपी, ये पूरा जो यूपी वाला पार्ट है ना, इधर उत्तराखंड भी है, तो वेस्टर्न यूपी तक इनका एक्सटेंशन था। और वेस्टर्न यूपी की अगर मैं स्पेसिफिक लोकेशन की बात करूं, वो लोकेशन क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में हमें इनका फैलाव दिखाई देता है। पूरब में ये यहाँ तक फैले हुए। अब आ जाते हैं पश्चिम में कहाँ तक फैले, तो पश्चिम में वर्तमान पाकिस्तान तक थे ना ये लोग। तो पाकिस्तान का ये वाला जो प्रांत है, ये बोल रहा है बलूचिस्तान का मकरान कोस्ट है, इस कोस्ट को बोलते हैं मकरान कोस्ट। और यहाँ पर हमें एक पोर्ट दिखाई देता है, देख लीजिए आप, ये लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, सुत कांगेडोर। तो सुत कांगेडोर, सुत का कोह, ये दोनों बहुत फेमस पोर्ट हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के मकरान कोस्ट पर। तो ये याद रखना है, सुतकांग डोर जो है वो इसका वेस्टर्न लाइन जो है वो निर्धारित करता है। तो अब कभी भी पूछा जाएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ तक फैला हुआ है, तो आप तुरंत इसको ड्रॉ करके बता देंगे। ईस्ट में वेस्टर्न यूपी आलमगीरपुर, वेस्ट में
आपको दिखाई दे रहा है बलूचिस्तान का सुतकांग डोर हो जाएगा, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर के मांडा, और साउथ में दैमाबाद महाराष्ट्र का या फिर नर्मदा इसकी दक्षिणी सीमा निर्धारित करती है। ट्रायंगुलर शेप में लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु नदी घाटी के चारों ओर। ओके, तो ये हमने एक समरी देख लिया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक बताइए कमेंट सेक्शन में फटाफट, सबको क्लियर है? हाँ जी, डन यहां तक? तो आई थिंक क्लियर होगा। ये देखो, ये बेसिक है। अब आ जाते हैं हम इंडस वैली सिटीज को स्टडी करते हैं। तो मैं आपको बहुत ही क्विकली इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स को पढ़ाने वाली हूँ कि कौन कौन से शहर है। ठीक है, तो मैं एक ही क्लास में आपको पूरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है कवर अप कराने वाली हूँ। इतना मोर देन इनफ है। आप किसी भी एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, चाहे डिफेंस के या फिर आप स्टेट पीसीएस भी इवन देते हैं, यूपीएससी भी देते हैं, तो यही है इंडस वैली सिविलाइजेशन कोर। इसको पढ़ के आप जाइए, उस एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए, डेफिनेटली आपकी सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, अब एक के बाद एक साइट्स को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन से साइट की बात कर रहा है? परिपक्व हड़प्पा स्थल, मैच्योर हड़प्पन साइट्स। ये पूरे आप हड़प्पा सभ्यता को देख रहे हो, इसमें कितने सारे आपको साइट्स या फिर सिटीज दिखाई दे रही है भाई, दिख रही है? ये देखिए वन बाय वन ये ब्लैक कलर से जितनी भी सारी हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स हैं। तो बोल रहे हैं कि बहुत सारी साइट्स हैं। हम यहाँ पर कुछ मैच्योर साइट्स को स्टडी करने वाले हैं जो बड़े नगर थे, जिनमें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल। ओके, वन बाय वन हम इसको देखेंगे। हड़प्पा कहाँ पर है? ये देखिए, यहाँ पर आपको पाकिस्तान में हड़प्पा दिखाई दे रहा है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? ये भी हमें पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो दिखाई देता है। चन्हुदड़ो कहाँ है? ये भी वर्तमान पाकिस्तान में चन्हुदड़ो है। तो ये जितने भी इधर के साइट्स है ना, ये पाकिस्तान में दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के कुछ फेमस हड़प्पन साइट्स के नाम आपको याद रखने हैं, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, और मोहनजोदड़ो चन्हुदड़ो के बीच में आता है कोट दीजी, ये भी पाकिस्तानी हड़प्पन साइट है। इसके अलावा सुत कांगडोर और सुतका कोह, ये भी आपको ध्यान रखना है। बालाकोट इंपॉर्टेंट साइट है, याद रखना है। तो ये कुछ पाकिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के नगर है, जिसके बारे में ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली। अब आ जाते हैं इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स है। जैसे लोथल, लोथल कहाँ पर दिखाई दे रहा है? इधर आ जाइए, ये आपको गुजरात में दिख रहा है लोथल। ओके, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा की लोकेशन कहां पर है? तो कालीबंगा, बनावली, रंगपुर, सुत कांगेडोर, सुरकोटदा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, ये इंडिया की फेमस हड़प्पन साइट्स है। तो सबसे पहले आपने देखा लोथल। लोथल के ही पास देखिए गुजरात में क्या पड़ता है? धौलावीरा पड़ता है। तो गुजरात में बहुत सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड साइट्स थी। तो लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया। इधर आ जाइए, ये दिख रहा है आपको सुरकोटदा। कंफ्यूज नहीं होना है, आपने सुत कहा तो ध्यान रखना है, सुत मतलब सुत ऐसे बना लो कुछ भी, सुत सोने वाला, वो कहां पर हो जाएगा? पाकिस्तान में। तो सुत सुत से जब भी स्टार्ट होगा, चाहे सुत कांगेडोर चाहे सुत का कोह, वो पाकिस्तान में होगा। और सुरकोटदा कहां पर हो जाएगा? सुरकोटदा इंडिया में हमें दिखाई देता है। ठीक है, सुत कांगेडोर कहाँ का है? पाकिस्तानी साइड से। अब आ जाओ, इसको एक्सेप्शन में डाल देते हैं, ये वहां का है। अब आ जाते हैं बाकी कौन कौन सी साइट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ फेमस हड़प्पन साइट्स जो हमें कहाँ दिखाई देती है? गुजरात में। एक देखा आपने लोथल, फिर आपने देखा सुरकोटदा, फिर आपने देखा धौलावीरा, फिर कुंतासी। कुंतासी भी याद रख सकते हो। रंगपुर भी यहीं की इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा किधर दिखाई दे? कालीबंगा मतलब काली चूड़ी से संबंधित, राजस्थान में हमें ये हड़प्पन साइट दिखाई देती है। ये देखिए इंडिया में, भारत में स्थित राजस्थान में ये हड़प्पन साइट है। बनावली बहुत फेमस साइट है, कहाँ पे? हरियाणा में। तो हरियाणा की फेमस साइट जो है बनावली, और राखीगढ़ी भी फेमस साइट है हरियाणा की। ठीक है, बनावली, राखीगढ़ी, ये दो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट ये हो गया, सब क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी एक दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है सबसे बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट या नगर। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है ना कि लार्जेस्ट साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन का, केवल ये पूछ रहा है। तो जितने भी अभी हमने इंपॉर्टेंट सिटीज पढ़े, इनमें सबसे बड़ा नगर जो दिखाई देता है एरिया वाइज, वो कौन सा है? मोहनजोदारो है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है लार्जेस्ट साइट, ठीक है, ओवरऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो आप लिखेंगे मोहनजोदाड़ो। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ रहा है कि भारत में स्थित जो सबसे बड़ा नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का, ओके, लार्जेस्ट साइट इन इंडिया, प्रेजेंट डे इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हो चुका है,
तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, राखी गढ़ी हो जाएगा। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बुक में अलग अलग लिखा है, आप राखी गढ़ी को फाइनल मानकर चलिए। यही है भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। तो एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है आपको वो आंसर देना है, तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को फोकस्ड होकर आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो ये फेमस साइट है जो मैं अभी आपको फटाफट पढ़ाने वाली हूँ। क्विकली इसको हम देखेंगे क्योंकि हमें एक ही सेशन में कंप्लीट करना और सेशन को लंबा नहीं करना है। मेरी कोशिश है कि छोटे से छोटा सेशन रहे, एक टॉपिक कवर हो, ताकि आप उसको कभी भी एग्जाम टाइम में रिवीजन दे सके। हड़प्पा पर आते हैं। सबसे पहले हड़प्पा की जो खनन है उसमें किसका रोल था? 1921 में दयाराम साहनी ने, ये लोकेशन देख सकते हो हड़प्पा, इसका खनन किया था। अब इसके बारे में सबसे पहले लोकेशन ध्यान रखना है फेमस साइट का। कहां पर है? पाकिस्तान देश में है। जैसे भारत में कई सारे स्टेट हैं, पाकिस्तान में भी अलग अलग राज्य हैं, उन राज्यों को पाकिस्तान में प्रांत कहते हैं। तो हड़प्पा पाकिस्तान देश के किस प्रांत से संबंध रखता है? पंजाब प्रांत से। एक पंजाब भारत में हिस्सा स्थित है और इसी पंजाब का एक हिस्सा हमें पाकिस्तान में दिखाई देता है। तो हड़प्पा नगर पाकिस्तान के पंजाब राज्य में है। और पंजाब राज्य, जैसे हर राज्य में कई सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो पंजाब राज्य के किस जिले से संबंध रखता है? साहिवाल जिले से संबंध रखता है। देखो मेन जो रिवर है वो सिंधु नदी है, लेकिन सिंधु की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी थी। तो यहाँ पर हमें जो हड़प्पा है वो भी ऐसी एक नदी पर दिखाई देता है। ये दिख रहा है आपको, रावी नदी। तो ध्यान रखना है, रावी नदी के तट पर हमें हड़प्पा बसा हुआ दिखाई देता है। तो अब आपसे कभी भी हड़प्पा पूछेगा, इमीडिएट क्लिक करना चाहिए कहाँ पर है? पाकिस्तान को। कौन सा जिला है? वो पंजाब वाला, जो वेस्टर्न पंजाब वाला हिस्सा है, शाहीवाल डिस्ट्रिक्ट है उस राज्य के। और कौन से रिवर के कोस्ट पर दिखाई देता है? तो रावी नदी के तट पर दिखाई देता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो बोलते हैं ना कि जब आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, या आज मैं आपको इस सभ्यता के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो मैं कहाँ से पढ़ा रही हूँ, मतलब मुझे कैसे इंफॉर्मेशन मिली? मुझे बुक्स से पता लगा। बुक्स में हिस्टोरियंस ने कैसी बातें लिखी? तो हिस्टोरियंस ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से, जिसको आप क्या बोलते हैं बच्चों? पुरातात्विक साक्ष्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है ना, ऐसे ही ये एविडेंसेस अलग अलग साइट से मिले हैं। तो कुछ एविडेंसेस है बहुत फेमस है, उनके बारे में ऐसा पूछा जाता है कि ये हड़प्पा के किस नगर से मिला था, या हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से मिला था, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि ये जो हड़प्पा नगर है ना, इस नगर से हमें एक अन्नागार मिला है। अन्नागार या फिर उसको ग्रेनरी बोल सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से करते थे, तो ये लोग जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था उसको स्टोर करके भी रखते थे कि कल को कोई फेमाइन आए, अकाल वगैरह, सूखा पड़े, उस सिचुएशन में ये उस अनाज का यूज कर सके। तो इस तरह के बड़े बड़े स्टोर हाउस या फिर अन्नागार या ग्रेनरीज हमें दिखाई देते हैं, वो यहाँ से मिलता है हड़प्पा से। इसके अलावा एक हमें समाधि मिली है R37, गर्भ से उगने वाले पौधे के साथ देवी माँ को दर्शाती एक मुहर, मतलब हमें सील भी मिलती है। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लिखना जानते थे, बहुत अच्छी बात है। और वो लोग ट्रेड बहुत बड़े लेवल पर करते थे, नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड भी करते थे। तो जब हम इनके ट्रेड को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ट्रेड होने के लिए आपके पास में क्या भाई, यहाँ से सामान भेज रहे हो, कैसे उसको आप सिक्योर करोगे? तो ये लोग सील का यूज करते थे, मतलब सामान को पैक करके उसमें मिट्टी का लेप लगा के सील बनाए जाते थे। सील जैसे पत्थर हो गया या मेटल हो गया, उस पर आकृतियां गुदवा लेना, ओके। और ये जो लिखना जानते थे ना, वो भी उस पर लिखा रहता था, और फिर उससे उस गीली मिट्टी पे छापा मारा जाता था। तो इसी तरीके की हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक सील मिली है, जिसमें एक महिला की मूर्ति दिखाई, महिला की आकृति है, और उसके पेट से पौधा निकलते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर लगता है कि ये जो धरती है उसको मान रहे हैं माता, मतलब, और क्योंकि धरती से ही पौधा निकलता है ना, और मान रहे कि धरती माता के पेट से पौधा उगता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो हमें सील है वो भी कहाँ से मिलता है? हड़प्पा नगर से मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना। और हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे आपको ऐसी महिला या मात्र देवियों की मूर्तियां मिलेंगी, या सील पे महिलाओं की आकृति। तो बेसिकली ऐसा माना जाता था कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो कैसा समाज था? मात्र सत्तात्मक समाज था। जैसे आज आप क्या बोलते हैं कि पितृ सत्तात्मक समाज है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेंस सोसाइटी है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो इतनी सारी महिलाओं की मूर्तियां मिली है, मात्र देवियों की मूर्ति, उससे लगता है कि इन लोगों का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक, ओके। अगला इंपॉर्टेंट साइट है जिसका नाम है मोहनजोदाड़ो। इसका खनन हमें दिखाई देता है राखलदास बनर्जी द्वारा 1922। सबका ये याद नहीं रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट है। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछता नहीं है,
लेकिन बाय चांस हम रिस्क क्यों लें, क्योंकि ये आपकी नॉलेज के लिए भी जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई दयाराम साहनी हड़प्पा से संबंधित है, मोहनजोदड़ो से राखालदास बनर्जी, 2-4 के आपको याद करने हैं, ठीक है। तो डिस्कवर्ड बाय राखालदास बनर्जी इन 1922। मृतकों का टीला, ये जो मोहनजोदारो है ना, इसका मीनिंग होता है मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारी क्या डेड बॉडीज मिलती हुई दिखाई देती जिनको दफनाया गया था इस तरीके से। अब इसकी भी लोकेशन पर आ जाते हैं, तो नो डाउट ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में ही है। तो ये वर्तमान पाकिस्तान देश के किस राज्य से संबंधित है? हड़प्पा देखो यहाँ है, यहाँ पर जो राज्य इसका नाम है पंजाब। इधर आ जाओ, यहाँ पर जो राज्य इसका नाम है सिंध। तो मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से संबंधित है। सिंध प्रांत के किस जिले में है? लरकाना जिले में है, ठीक है। और ये किस नदी पर है? ये मेन रिवर के चारों ओर दिखाई देता है। तो ये देखिए यहाँ से जो आपकी इंडस रिवर निकलती हुई दिखाई दे रही है, ये पूरा का पूरा सिंधु नदी, इसी सिंधु नदी पे हमें मोहनजोदड़ो बसा हुआ दिखाई दे रहा है। इवन आगे मैं आपको चन्हुदाड़ो पढ़ाऊंगी, वो भी मोहनजोदाड़ो के नीचे ही और वो भी सिंधु नदी पर ही बसा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ऊपर हड़प्पा पंजाब प्रांत से संबंध है, मोहनजोदड़ो आपका सिंध प्रांत से संबंध रखती है। ये रावी नदी के कोस्ट पर, ये आपका मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर दिखाई दे रहा है। अब मोहनजोदाड़ो से क्या क्या इंपॉर्टेंट हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट वृहद स्नानागार। अगर आप में से किसी ने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, तो आपने वहां पर देखा होगा कि एक सॉन्ग है, उसमें प्रॉपरली एक ग्रेट बाथ का यूज किया गया है। बेसिकली इस तरीके का एक नहाने का बाथ टब टाइप का, टब क्या बोलेंगे उसको, बहुत बड़ा सा एक कमरा सा बनाया जाता था जिसमें बीच में होल होता था, इसके चारों ओर कमरे बने होते थे। तो ये जो नहाने की जगह थी, इसको वृहद स्नानागार कहा जाता था। और माना जाता था कि ये लोग कुछ ऐसे अनुष्ठान होंगे जिसको करने के लिए इसको यूज करते होंगे, कुछ उनके स्पेसिफिक रिचुअल्स होंगे, तभी इसका प्रयोग किया करते होंगे। तो ये बड़ा स्नानागार, वृहद स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके अलावा विशाल अन्नागार, बहुत बड़ी हमें ग्रेनरी भी मिलते हुए दिखाई देती है। तो ये दो मॉन्यूमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है मोहनजोदाड़ो के, ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रेनरी। पूछा जाएगा कहां से मिली, तो आप क्या लिखेंगे? मोहनजोदाड़ो से मिली। आगे और भी चीजें मिलती, एक हमें कासे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, मतलब एक इस तरह की महिला है और उसने अपने कमर पे हाथ रखा हुआ है, पूरी तरह से वो न्यूड है और कासे की वो मूर्ति है और उसके जो बॉडी का पोस्चर है उसे देखकर लग रहा है कि वो नाचने वाली थी, वो नर्तकी थी, ठीक है। तो एक कासे की नर्तकी की मूर्ति मिलती है हमें मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा मुद्रा पे पशुपति की मूर्ति। वैसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज्यादातर देखते हो महिलाओं की मूर्तियां मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये लोग केवल गॉडेस की पूजा करते थे। कुछ ऐसे सिंबल्स भी दिखाई दिए जिससे पता लगता है कि ये लोग मेल जो डाइटीज होते थे या फिर गॉड होते थे उनकी पूजा भी करते थे। तो पुरुष जो देवता होते थे उनकी पूजा भी करते थे। और उसका एक एविडेंस हमें मोहनजोदड़ो की एक सील से मिला है। उस सील पे किसकी आकृति बनी हुई है? तो उस सील पे, सील का मतलब आपको पता है ना, मोहर का मतलब क्या होता था? छपाई के लिए यूज करते थे। तो जो सील था ना, उस पे इस तरीके से एक व्यक्ति है जिसने एक बिल्कुल मुकुट लगा रखा है, उसको उनको नाम दिया गया पशुपति और चारों ओर उनके जानवर हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि मुद्रा पर पशुपति की मूर्ति ये हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से हमें एक पुजारी की मूर्ति भी मिली है। पुजारी का मतलब है कि इस तरह का व्यक्ति है, उसने शॉल सा ओढ़ा हुआ है और उसका आधा ही धड़ ही हमें मिलता हुआ दिखाई देता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूती कपड़ा। इवन मैं बोलूंगी कि पूरे वर्ल्ड में पहली बार जो आपका कपास है उसको उगाया जा रहा है कपड़े के लिए। कहां पर? भारत में। तो पहली बार कपड़े के लिए कपास को उगाना कहां चालू किया गया था? भारत में। और इसका एविडेंस हमें मोहनजोदड़ो से मिला। मोहनजोदड़ो से हमें कपड़ा तो नहीं मिला, लेकिन छोटा सा कपड़े का टुकड़ा या फिर बोल सकते हैं फाइबर हमें मिला। कहां से? तो एक फ्लास्क था मोहनजोदड़ो में, फूलदान जिसे आप बोलते हैं, इसमें हमें कुछ कपड़े के रेशे धागे से दिखाई दिए, फाइबर्स दिखाई दिए। तो पता लगा कि अच्छा, ये लोग कॉटन से फाइबर बना के, उससे फैब्रिक बना के, उससे क्लोथ बना के यूज कर रहे थे। इवन आपने उस मूवी में भी देखा होगा, मूवीज बहुत रिसर्च के बाद बनाई जाती हैं, तो आप उस मूवी में देखते थे कि इनको बहुत ज्यादा फैशन का सेंस था। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, कपड़ों पे अलग तरह की जो भी हमें डिजाइन दिखाई देते थे, इवन हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छे से बनाते थे। तो फैशन की ने अच्छी समझ हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं, चन्हुदाड़ो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोहनजोदड़ो के नीचे ये दिखाई देता है चन्हुदाड़ो। मोहनजोदड़ो के कहा है? दक्षिण पूर्व में। ये साउथ है, ये ईस्ट है, थोड़ा सा इधर हमें दिखाई देता है, ठीक है। इसकी खोज में मजूमदार और उत्खनन में मैके का इंपॉर्टेंट रोल था, ये आप याद रख लेंगे। प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष। प्राक हड़प्पा संस्कृति का क्या मतलब होता है? एक ऐसी लोकेशन जहां से हमें
हड़प्पा के तो एविडेंसेस मिल रहे हैं कि ये नगर बना, लेकिन कुछ एविडेंसेस है जो कि नगर बनने के पहले हैं। तो ये याद रखना है, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा नगर है जहां पे प्राक हड़प्पाई डेवलप होने के पहले के एविडेंसेस भी मिलते हैं। तो आप क्या लिख कर आएंगे? चन्हुदाड़ो, क्योंकि कुछ दो ही हैं जो आपको याद रखने हैं। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था, यहाँ मनका बनाने के कारखानों की भट्टी भी मिली है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली मनके हैं। मनकों से क्या बनाए जाते थे? आभूषण बनाए जाते थे, आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो हमें क्या पता लगता है कि चन्हुदाड़ो से हमें भट्टी मिलने का मतलब क्या होता है? कारखाना मतलब कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं, अब एक ही जगह से आपको बहुत सारा अवशेष मिल रहा है मनकों का, है ना? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में अवशेष मिल रहा है मनकों का। तो कई सारे छोटे छोटे मनकों के जो अवशेष थे या जो भी इसमें यूज किए जाते थे औजार वगैरह, वो इकट्ठे एक जगह से मिलना, मतलब यहाँ पर ये लोग सम्मिलित रूप से मिलकर ये प्रोडक्शन करते होंगे मार्केट के लिए। ओके, तो जब एक जगह आप बैठ के इस तरीके का प्रोडक्शन करो मार्केट की डिमांड पर, तो उसको क्या बोलते हैं? उद्योग बोलते हैं ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो चन्हुदाड़ो है, माना जाता है कि ये मनके बनाने का यहाँ पर एक औद्योगिक केंद्र था और बड़े लेवल पर मनके बनाए जाते थे, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को फैशन का अच्छा समझ था। तो ये उन मनके का प्रयोग करते थे आभूषण बनाने में, ज्वेलरी बनाई जाती थी। और इस टाइम पीरियड के जो लोग थे, महिला पुरुष दोनों ही ज्वेलरी कैरी करते थे, मेल भी और फीमेल्स भी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मनके बनाने के कारखाने, भट्टी यहाँ से मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे जो ईंटें हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वैसे पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। यहाँ पे जो ईंटों की डिजाइन है वो कैसे है? वक्राकार। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के चन्हुदाड़ो से वक्राकार ईंटें और सौंदर्य प्रसाधन, आज आप देखते हैं लिपस्टिक, तो ये चन्हुदाड़ो के जो लोग थे, ये लोगों के यहाँ से काफी सारे हमें इस तरीके के मेकअप प्रोडक्ट्स मिले हैं, जिसमें से लिपस्टिक भी हमें मिलती हुई दिखाई देती है। वो लिपस्टिक आज के डिजाइन में नहीं होगी, कुछ और होगा रंग, और उसमें कुछ इस तरीके का बना के जिसको वो लोग लिप्स के लिए यूज करते होंगे। यहाँ किसी दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द रिमेन्स ऑफ एनी फोर्ट हैव नॉट बीन फाउंड हियर। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो ध्यान रखना है आपको कि जब भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स को स्टडी करते हैं, हमें पता लगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर है ना, उसका फोर्टिफिकेशन हुआ है। फोर्टिफिकेशन का मतलब कि जो पूरा नगर जहां बसा होगा ना, उसको चारों ओर से ऊंची प्राचीर दीवारों से घेर देना। ऐसा ये शायद इसलिए करते होंगे, मतलब दीवार से घेर के उसका एक मेन डोर बना देना, तो वो जो नगर है वो उस दरवाजे, उस दीवार के अंदर है। ऐसा इसलिए करते होंगे, कोई अटैक करेगा मेन डोर बंद कर देंगे, इस तरीके का इनका सोच होगा। और हमें ऐसा लगता है कि शायद जब सिंधु घाटी सभ्यता, उसका पहला नगर यही होगा, चन्हुदाड़ो बना होगा। चन्हुदाड़ो बना तो इनको तब ये समझ नहीं होगी कि भाई हम अपने नगर को कैसे प्रोटेक्ट करें, लेकिन जब बना होगा चन्हुदाड़ो तो इनको फील हुआ होगा कि भाई ये चीज जरूरी है। तो आगे जितने भी सिटीज दिखाई दिए वहां पे हमें फोर्टिफिकेशन दिखाई देता है, लेकिन चन्हुदाड़ो एक एक्सेप्शन है जहां पे दुर्ग के अवशेष नहीं मिलते, यानी इसको फोर्टिफाइड नहीं किया गया है। ये ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसका नाम है लोथल। लोथल बहुत फेमस है, इंडिया में सिचुएटेड इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट। कैसे? तो लोथल जो है इसको हम पोर्ट सिटी भी बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा। लोथल को पोर्ट सिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेसिकली पहले ये नगर नहीं था, ये लोथल का यूज कर रहे थे एज अ पोर्ट, बंदरगाह के रूप में, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इंटरनेशनल ट्रेड भी करते थे। ओके, तो यहाँ से बंदरगाह से ये लोग यहाँ से ले जाकर पूरा व्यापार करते थे, फारस की खाड़ी में या मिस्र के लोगों के साथ इनका व्यापार चल रहा होता था। ओके, तो ये जो पोर्ट था ना, यहाँ से क्योंकि ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ पे बसाव चालू होगा और फिर ये एक सिटी में कन्वर्ट हुआ। इस वजह से इसको हम पोर्ट सिटी भी कहते हैं। तो इसकी खोज में किसका रोल था? SR राव का रोल था। लोकेशन में बात करूं तो ये भारत में है। भारत के किस शहर से संबंध रखता है? गुजरात से। गुजरात के किस जिले से संबंध रखता है? अहमदाबाद जिले के। और कौन सी नदी पर लोकेटेड है? भोगवा नदी पे। तो बस आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और किस रिवर पर है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। लोथल की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है पश्चिमी एशिया से व्यापार, ये जो वेस्टर्न एशिया वाला पार्ट है ना, इससे पूरा ट्रेड जो है वो इसी लोथल के पोर्ट से होता था। नगर योजना भौतिक वस्तु के आधार पे लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो प्रतीत होता है। ये लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो का क्या कंटेक्स्ट है? तो बोल रहा है कि अगर आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को स्टडी करें तो जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट हैं, इसमें यही दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़े हैं, सबसे डेवलप हैं। तो बोल रहा है कि अगर आप इसके कंपैरिजन करें लोथल से, तो लोथल जो है ना वो मिनी हड़प्पा और मिनी मोहनजोदड़ो, मतलब आकार में उतना बड़ा नहीं है लेकिन डेवलपमेंट में वहां तक पहुंच चुका है, और इसको देखकर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसा फील होता है, उन साइट जैसा। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? स्मॉल हड़प्पा या मिनी हड़प्पा, मिनी मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता है। तो कभी एग्जाम में पूछे, आपको याद रखना है।
यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिली, सबसे इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड। देखो ये आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिलता है हमें लोथल से। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड का क्या मतलब है, जैसे नेचुरल डॉकयार्ड क्या होता है कि खुद से ही मतलब नेचर की तरफ से बना हुआ है। अब ये कोई भी तट के पास जाओगे आप किसी भी लैंड के, ये लैंड है, यहाँ पे हमें पानी दिखाई देता है, तो शिप क्या होता है, शिप का केवल 1/9 हिस्सा ही आप ऊपर देख रहे हो, 9/10 हिस्सा इसका कहाँ होता है, पानी के अंदर होता है। तो जब ये शिप कोस्ट के पास पहुंचता है तो यहाँ पर जैसे ही ये लैंड आएगा ना, ये टकराएगा इससे, ये अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि वो हिस्सा नीचे, जमीन आ गई, ऊपर तो पानी दिख रहा है, एक्चुअली नीचे तट चालू हो चुका है, लैंड चालू हो चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक अनलोडिंग कैसे होगी, बीच में पानी है, पानी में उतार के थोड़ी अनलोडिंग होगी। तो इस तरीके के आर्टिफिशियल डॉकयार्ड्स या गेट्स बनाए जाते थे, पानी रोक कर रखा जाता था, उसको खोला जाता था, तेजी से पानी निकलता था, उसके साथ में ये शिप भी मेन लैंड पर आ जाता था और फिर लोडिंग और अनलोडिंग इस तरीके से की जाती थी। तो यहाँ पर हमें आर्टिफिशियल डॉकयार्ड दिखाई देता है जो कि आज भी वहां पर है, उसके अवशेष हैं। तो इतनी बड़ी अचीवमेंट कि आज से 4000 साल पहले इन लोगों ने आर्टिफिशियल डॉकयार्ड बनाया था। फारस की मुद्रा, हमें कैसे पता लगा कि ये लोग यहाँ से ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ की जो मुद्रा थी, मुद्रा मीन्स कभी भी ये मत समझना कि कॉइन्स का ये लोग यूज कर रहे हैं, कॉइन कोई भी नहीं चल रहा था, बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली। इसका मतलब है कि दो वस्तुओं को आपस में अदला बदली करके व्यापार करना, ना कि पैसे चल रहे हैं। तो जो वहां की सील्स थी, वहां की जो मुहरें थी, वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। इससे हमें पता लगता है कि भाई वहां की सील्स या वहां की मुद्रा यहाँ पे क्या कर रही है। इसका मतलब सिंपल है कि वो लोग आपसे ट्रेड कर रहे थे। इसके अलावा घोड़े की लघु मूर्तियां हमें दिखाई देती है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग घोड़े से परिचित तो थे, उसका यूज नहीं करते थे। यूज का मतलब है कि डेली टू डेली लाइफ में उसका यूज नहीं था, लेकिन घोड़े को ये जानते थे। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए, आपको ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े को जानते थे, तभी हमें लोथल से कुछ ऐसी छोटे खिलौने मिले जो घोड़े की आकृति के थे। तो जिस जीव को आपने देखा ही नहीं, आप सेम वैसा जीव कैसे बना दोगे, इसका मतलब है आपने उसे देखा, आप उसे जानते हैं। ठीक है। 3 युगल समाधियां, युगल समाधियां का मतलब है कि 3 हमें इस तरीके की समाधि मिली है जो कि जोड़े में दफनाए गए हैं, पेयर्स में। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर युगल समाधि भी स्टार्ट हो चुका था, पेयर्स में दफनाया भी जाता था। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ, यानी ये चारों तरफ फोर्टिफिकेशन हमें इसके दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपका है लोथल, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, डॉकयार्ड के लिए फेमस है। ठीक है, और जो भी हमारे फॉरेन कंट्री से ट्रेड हो रहा है वो भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से शिप्स वगैरह बनाई जाती थी उस समय, उसका यूज करते थे। तो आज से 4500 साल पहले ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है, इसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में क्या बोल रहा है, इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। कालीबंगा की लोकेशन देखिए, ये राजस्थान जो है आज का, यहाँ पर हमें दिखाई देता है। कालीबंगा, इसका नाम किससे पड़ा है, काली चूड़ियों के कंटेक्स्ट में इसको कालीबंगा कहते हैं। प्रेजेंट डे लोकेशन की बात करूं, भारत का राजस्थान राज्य, कौन सा जिला, हनुमानगढ़ जिला। तो आप में से जो भी संबंधित है हनुमानगढ़ जिले से बताइएगा, राजस्थान के नदन पार्ट में हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर भी हमें प्राक हड़प्पाई अवशेष मिलते हैं। प्राक हड़प्पाई का मतलब बस इतना समझ जाना है कि हड़प्पा के साथ साथ कुछ ऐसे एविडेंसेस जब वो सभ्यता नहीं थी, डेवलपिंग, उसका डेवलपमेंट ही नहीं होता, वो डेवलपिंग स्टेज में भी नहीं थी, तो वो जो अवशेष मिलते हैं ना, उसको प्राक हड़प्पाई कहते हैं। तो एक आपने देखा था पाकिस्तान के चन्हुदाड़ो, यहाँ पे प्राक हड़प्पाई अवशेष मिलते हैं, और दूसरा भारत में राजस्थान का कालीबंगा प्राक हड़प्पाई अवशेष। ये याद रखना है, स्टार बना लीजिए कुछ पॉइंट्स को। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हमें यहाँ पर दिखाई दी, जैसे मैंने चन्हुदाड़ो के बारे में बोला, तो शायद चन्हुदाड़ो और कालीबंगा इनिशियल हड़प्पा सिटीज होंगे, तभी यहाँ पे प्राक हड़प्पाई मिले, बाकी के डेवलप होने के बाद बने होंगे। तभी आप देखते हैं कि चन्हुदाड़ो के चारों ओर फोर्टिफिकेशन नहीं किया गया है, क्योंकि पहली बार नगर बना होगा, उन्हें नहीं पता था किले बनाना है। इसी तरह से जो कालीबंगा है, यहाँ से हमें कच्ची ईंटों के भवन मिले हैं, यानी कि ये इनिशियल हड़प्पन साइट होगा, तब ये लोग पकी हुई ईंटों का प्रयोग करना नहीं जानते होंगे। तो ये एक ऐसा साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जहां पर कच्ची ईंटों का प्रयोग है। अदरवाइज इंडस वैली सिविलाइजेशन की पक्की ईंटें इतनी पक्की थी कि आज तक उसको लोगों ने यूज कर लिया था जब उसका उत्खनन किया गया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जब हमने कालीबंगा को एक्सकेवेट किया तो हमें इस तरीके से पूरे के पूरा एक क्षेत्र मिला मिट्टी वाला, वो दबा हुआ था। तो एक्सकेवेशन में ऐसा लगा ना कि मिट्टी इतनी कठोर हो गई थी और ऐसा लगा कि किसी ने उसकी जुताई करी थी, तो उस पर रेखाएं से बनी थी। जुताई करके बुआई नहीं करा होगा, छोड़ दिया गया होगा ऐसे ही। तो उससे पता लगता है ये लोग जुताई करना शायद जानते थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य, और बाकी कोई एविडेंस नहीं मिले, कोई औजार नहीं मिले, क्योंकि देखो इस समय तक लोहे का ये लोग प्रयोग जानते थे नहीं
नहीं थे, तो माना जाता है कि शायद ये लोग लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। अब लकड़ी के हल क्या है, लकड़ी बहुत इजीली जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, बारिश है, धूप है, खत्म हो जाएगा। तो वो एविडेंसेस हमें नहीं मिले, लेकिन ये जो रेखाएं मिली है ना, उससे हमने गेस किया कि ये लोग जुताई जानते थे। अग्निकुंड, भूकंप, अग्निकुंड हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। अग्निकुंड इवन कालीबंगा के साथ साथ हमें लोथल में भी दिखाई देते हैं। सेलकड़ी और मिट्टी के मुहरों के साक्ष्य मिलते हैं। सेलखड़ी एक तरीके का पत्थर है, उसके बोल रहे हैं कि इनके हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, इनके सील्स बनाए गए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है धौलावीरा। इसको आप अच्छे से स्टडी करेंगे। धौलावीरा के बारे में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, इसकी खोज जोशी और उत्खनन बिष्ट के द्वारा किया गया था। ये है धौलावीरा आपका साइट। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो कहाँ दिखाई देता है, गुजरात के कच्छ के रन में अवस्थित है। ये देखिए कच्छ का रन जो है, कच्छ का रन बहुत ही सुंदर है, कभी आपको मौका मिले तो प्लीज जाकर देखिएगा। तो गुजरात का जो कच्छ का रन है यहाँ पर सिचुएटेड है धौलावीरा। धौलावीरा का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो तीन वो याद रखना है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था और विशाल जलाशय मिला है। आज आपने सुना होगा क्योंकि वाटर का क्राइसिस है, फ्रेश वाटर का, तो ऐसा कहा जाता है वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में कि वाटर हार्वेस्ट करना चाहिए हमें। हार्वेस्ट का मतलब है कि पानी को सुरक्षित रखना चाहिए। तो जब भी बारिश आता है, साउथ के या नॉर्थ ईस्ट के कई सारे पहले स्टेट थे वो इस तरह से यूज करते थे कि घर के नीचे टंकी बने रहते थे बड़े बड़े, है ना, कमरे के आकार में, छत के ऊपर का टंकी विशाल छत के आकार में, तो बारिश का पानी वहां पे स्टोर हो जाता था। फिर बाद में वो उसको डे टू डे लाइफ में यूज करते थे। तो इसको वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, या इस तरीके की प्रक्रिया जिससे अंडरग्राउंड वाटर जो है वो धीरे धीरे बढ़े। तो आज ये जो हम बातें करते हैं, आज से 4,500 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये जो धौलावीरा था ना, यहाँ पे बहुत अच्छे से जल प्रबंधन किया गया था, प्लस जल के स्टोरेज की व्यवस्था की गई थी। एक विशाल जलाशय मिला है, आज के डैम से आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये लोग वाटर को स्टोर कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा एक और स्पेसिफिक पॉइंट जो यहाँ से मिलता है, एक हड़प्पा लिपि के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। इतना बड़ा एक शिलालेख मिला, शिलालेख मतलब एक बहुत बड़ा सा पत्थर का वो मिला, टुकड़ा मिला है, जिसपे जैसे सील जिसे बोलते हैं ना आप, जिसके बारे में तब से बोल रही हूँ, सील्स या फिर मोहर, तो उस पे हमें 10 लिपि, मतलब इतना बड़ा वो सील है कि उसमें 10 लिपि लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 10 लिपि, सॉरी, हड़प्पा लिपि के 10 चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो लिखना जानते थे, लेकिन इनकी जो स्क्रिप्ट थी ना वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, यानी ये पिक्चर्स के फॉर्म में लिखते थे। तो हमें पता लगता है कि ये पिक्चर्स के फॉर्म में जो पिक्चर्स थे, ये जो चिन्ह थे, 10 चिन्हों वाला एक बहुत बड़ा हमें क्या मिलता है, यहाँ से शिलालेख मिलता है। यह नगर आयताकार, मतलब इसके बारे में स्पेसिफिक पॉइंट क्या है कि नगर कैसा था, इस तरीके से आयताकार था, ठीक है। और आयताकार के साथ साथ ये 3 भागों में बटा हुआ था। इसके 3 हिस्से थे। एक जिसको बोलते हैं किला, किला वो हिस्सा होता था जहां पे बड़े लोग रहते थे, जो भी बड़े बड़े लोग का मतलब है कि जो बड़े व्यापारी होंगे, पुरोहित होंगे, वो। मध्य हिस्सा और एक निचला हिस्सा, निचले हिस्से में आम लोग गांव के रहते थे। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हिस्सा मिलता है जिसको हम बोलते हैं मध्य हिस्सा। तो ये एक ऐसा हड़प्पन साइट है जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। अगला है सुरकोटदा, गुजरात के कच्छ में स्थित है। सुरकोटदा हमें कहाँ दिखाई देता है, गुजरात के कच्छ में। यहाँ कलश समाधान और घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले। ये रहा आपका सुरकोटदा, यहाँ से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। तो घोड़े का एक तो आपको मूर्ति बनाया हुआ दिखाई दे रहा है, वो लोथल से मिला है। घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिल रहे हैं, कहाँ से, सुरकोटदा से मिल रहा है। इसके अलावा कलश समाधान, यानी कि कलश में रख के जो समाधान करने की प्रक्रिया थी वो भी हमें यहाँ से दिखाई दे रही है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैमाबाद, ये बस छोटे छोटे से आपके पॉइंट से ध्यान रखना है, यहाँ से जो एविडेंसेस मिले उसके बारे में। दैमाबाद कहाँ पर दिखाई देता है, महाराष्ट्र के अहमदनगर। ये रहा महाराष्ट्र, उसके अहमदनगर जिले से संबंध रखता है, प्रवरा नदी के बाएं तट पर, ठीक है। सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, दैमाबाद के नाम से जानते हैं। राखीगढ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में सिचुएटेड इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे बड़ा साइट है इसको हम राखीगढ़ी कहते हैं। ये कहाँ पर हमें दिखाई देता है, हरियाणा के हिसार जिले में, घग्गर नदी के किनारे। तो ये रहा हमारा हरियाणा का जो हिसार जिला है वहां पे घग्गर नदी के कोस्ट पर ये दिखाई देता है राखीगढ़ी, जो अभी लेटेस्ट ही कुछ समय पहले ही हमें पता लगा था कि भाई इतना बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट इंडिया में, और क्या पता आज से कुछ वर्षों के बाद इससे बड़ा साइट भी मिल जाए या कुछ और साइट्स मिल जाए, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल राखीगढ़ी है। रोपड़ कहाँ दिखाई देता है, तो रोपड़ का संबंध बच्चों पंजाब से, ध्यान रखना है। तो ये जो पंजाब है, पंजाब में
सतलज नदी के बाएं तट पे हमें रोपड़ दिखाई देता है। आधुनिक नगर इसका क्या है, प्रेजेंट डे रूपनगर के नाम से। यहाँ पर हमें क्या मिलता है, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य, सेलखड़ी की मोहर, शर्ट के बटखरे, ये सब कुछ एविडेंसेस है जो हमें यहाँ से दिखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट साइट है, इसका नाम है रंगपुर। रंगपुर कहाँ दिखाई देता है, गुजरात के सौराष्ट्र में, मैंने अभी दिखाया भी, ठीक है। तो धौलावीरा है, धौलावीरा है, सुरकोटदा है, लोथल है, इधर हमें रंगपुर दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसा इंडस वैली साइट है जहां से हमें तीनों एविडेंसेस मिलते हैं हड़प्पा के डेवलप होने के पहले, प्राक हड़प्पाई, फिर हड़प्पाई और फिर उत्तर हड़प्पाई। तो ये जो तीनों टाइम के एविडेंसेस है वो हमें कहाँ से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, रंगपुर से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा आज का सेशन जहां पर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट साइट्स को स्टडी किया। अब मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ स्पेसिफिक फीचर बता दूं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी अगर मैं नगर नियोजन की बात करूं, टाउन प्लानिंग की बात करूं, तो हमें पता लगता है कि इसके जो भी नगर थे प्रॉपर प्लान्ड मैनर में बने हुए थे। हर एक नगर में हम दिखाई देता है कि जो रोड्स थे वो 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को कट करते थे, इस तरीके से। ओके, 90 डिग्री के एंगल पर कट करते थे, और एक रोड से निकलोगे 90 डिग्री, और बीच का जो स्पेस था ना, यहाँ पर जो है वो घर बनाए जाते थे। इनके घरों के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से लाइन से इनके घर बने होते थे। 1 से 2 मंजिला मकान भी हमें दिखाई देते थे। हर घर के अंदर कुएं, और घर के अंदर से हमें एक नाली निकलते हुए दिखाई देती थी, जो घर के मेन जो उनका आगे वाला जो सिस्टम था, वहां से घर के आगे से नाली निकलती हुई दिखाई देती थी, जो कि मेन नाली से जुड़ी होती थी, जो पूरी तरह से कवर होता था, और आगे इसका एक मेन होल बना होता था जहां से ये सफाई करते थे। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने एक तरह से बोल सकते हैं कि पानी के जल निकासी की व्यवस्था कर रखी थी कि किस तरह से पानी जो है अच्छे से निकले। वाटर ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत अच्छे से डेवलप किया गया था। इसके अलावा जो इनके घर बने होते थे, वहां पर हम देखते थे कि पकी हुई ईंटों के घर बने होते थे। अगर मैं एक पूरे नगर की बात करूं तो जनरली सिंधु घाटी सभ्यता के 2 नगर पाए जाते थे। एक जिसे दुर्ग बोलते थे या ऊंचा हिस्सा बोला जाता था, और दूसरा जिसे निचला हिस्सा बोला जाता था। तो जो दुर्ग होता था, जो गढ़ होता था, वहां पर बड़े लोग रहते थे, पुरोहित, व्यापारी। निचले हिस्से पे आम ग्रामीण लोग रहा करते थे, और इन दोनों को ही फोर्टिफाइड किया जाता था, यानी कि इनको चारों ओर से किले से घेरा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और कुछ स्पेसिफिक चीजें हमें दिखाई देती, जैसे ये लोग लिखना जानते थे, लेकिन इनकी लिपि जो थी वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, यानी इस तरह से पिक्चर्स बने होते थे, उस पिक्चर्स के फॉर्म में लिखते थे, और इधर से इधर लिखते थे, दाएं से, क्या बोलेंगे इसको, राइट टू लेफ्ट जो है वो इस तरीके से लिख रहे, लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट, ऐसे दाएं से बाएं। और इनकी स्क्रिप्ट तो हमें मिल गई है, लेकिन अभी तक उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो भी एविडेंसेस हमने अभी तक मिले हैं, या जो भी हमने बताया, वो सारा किससे हमें पता लगता है, इनके पुरातात्विक साक्ष्य से, क्योंकि इनका लिखा हुआ अभी तक पढ़ा नहीं गया है, उसकी कोशिश जारी है, ठीक है। इसके अलावा सैंधव सभ्यता के लोग जो है वो लोग बहुत ही शौकीन थे खेलने के। तो अलग अलग प्रकार के खेल से वो अपने आप को अपना मनोरंजन किया करते थे। ओके, ये सारी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। बाकी हमने जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड प्रोविजंस थे, वो डिस्कस करिए। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट हमें क्या डिस्कस करना है, इंडस वैली, जो पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसकी टाउन प्लानिंग क्या था, इसका आर्किटेक्चर क्या था, इनका रिलीजन क्या था, इनकी सोसाइटी क्या थी। तो थोड़ा सा हम उनके बारे में देखेंगे। तो अभी हमने देख लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर जो भारत में या पाकिस्तान में सिचुएटेड थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, या फिर हम बात करें रंगपुर है, सुरकोटदा है, सुतकांगीडोर है। तो ये कुछ फेमस इंपॉर्टेंट साइट्स और यहां से मिलने वाले ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्या डिस्कस करना है, नगर नियोजन, या फिर जिसे कहा जाता है टाउन प्लानिंग। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की टाउन प्लानिंग कैसी थी, यहां पर आप अगर इस मैप को खोलकर देखेंगे तो आपको पता लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, इस तरीके का इनका कुछ टाउन प्लानिंग था। ओके, तो ये आप देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की टाउन प्लानिंग। इनके जो घर थे वो किस तरीके से बने होते थे, यहाँ पर थोड़ा सा और जूम कर दूं। ओके, तो ये देखिए, 1 से 2 मंजिला इनके मकान हुआ करते थे, यहाँ पर ये बोल रहा है। और इनका जो पूरा का पूरा टाउन होता था ना, बेसिकली वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक अपर पार्ट होता था, एक लोअर पार्ट होता था। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये स्टेयर्स से दिखाई देंगे। ओके, तो एक होता था अपर पार्ट और एक होता था लोअर पार्ट, और ये 2 पार्ट्स में इनका टाउन पूरा का पूरा डिवाइड होता था।
ओके, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका होगा। तो थोड़ा सा हम इनके टाउन प्लानिंग के बारे में स्टडी करते हैं, क्या कह रहा है। सबसे पहले गढ़ी या सिटेडल, इसे एक्रोपोलिस भी कहा जाता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में गढ़ और टीले पाए गए हैं। बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता का, मैं थोड़ा साइड हो जाऊं तो आपको दिख पाएगा। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूरा का पूरा टाउन प्लानिंग है, उसमें हमें एक कॉमन फीचर दिखाई दिया था कि हर एक टाउन जो है वो 2 पार्ट्स में बटा होता था। एक जिसे बोला जाता था ऊपरी हिस्सा और या फिर गढ़ या फिर दुर्ग, और एक जिसे बोला जाता था निचला हिस्सा। ठीक है, इस पर शासक वर्ग के सदस्यों का आधिपत्य और वर्चस्व था। हमें पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, इनका जो टाउन था ना, इसके बारे में हमें एक स्पेसिफिक चीज ये पता लगी कि ये 2 पार्ट्स में जो बटा होता था, एक थोड़ा सा ऊंचा वाला हिस्सा होता था, आप देख सकते हैं, और एक जिसे बोलते हैं निचला हिस्सा। तो ये जो ऊंचा वाला हिस्सा हुआ करता था, यहाँ पर माना जाता था कि शासक वर्ग के लोग, शासक मतलब कोई राजा महाराजा नहीं थे, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता था कि जो बड़े व्यापारी होंगे, पुरोहित होंगे, वो लोग यहाँ पर रहा करते थे, और बाकी जितने भी आम लोग थे वो इस जगह पर रहा करते थे। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि ये गढ़ी क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर 2 भागों में विभाजित होता था। ये जो ऊंचा वाला हिस्सा होता था, इसी को गढ़ी या फिर इसे एक्रोपोलिस कहा जाता था। और यहाँ पर कौन रहते थे? इनके शासक वर्ग के लोग रहते थे। ये देख सकते हैं, ये उछला वाला हिस्सा, नीचे वाले हिस्से को क्या कहा जाता था? निचला नगर या फिर लोअर टाउन। लोअर टाउन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितने भी उस नगर के किसान हुआ करते थे, मजदूर हुआ करते थे, शिल्पकार हुआ करते थे, ये सारे इस जगह पर रहा करते थे लोअर टाउन में। तो गढ़ से निचले स्थान पर ये स्थित था। ये ऊंचा होता था, ये नीचा होता था। ठीक है, ईंटों से बने घर यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, सारे घर ईंटों से बने होते थे। यह आम लोगों के लिए बसाया गया नगर था। तो ये आम लोगों का नगर था, ये शासक वर्ग का था, लेकिन ये एक ही सिटी था, ये एक ही साइड था। तो इस पूरे को फोर्टिफाइड किया जाता था। एक हिस्सा थोड़ा ऊंचे पे रहता था, एक हिस्सा थोड़ा निचले पे रहता था। ठीक है, ग्रिड प्रणाली। ग्रिड प्रणाली क्या है? जब आप इस मैप को अच्छे से स्टडी करते हैं तो हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी साइट्स थे, जितनी भी सिटीज थी, बेसिकली हर एक शहर को ऐसे बसाया गया था कि जो रोड्स बनाई गई थी, वो रोड्स एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काट रही थी। ओके, जैसे आप एक रोड से निकले तो अगली रोड आपको 90 डिग्री, नेक्स्ट 90 डिग्री, इस तरीके से। यहां से निकले तो अगली रोड 90 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री पे रोड्स एक दूसरे को कट करती है, इस पूरी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ग्रिड सिस्टम। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा नगर ग्रिड प्रणाली पर था। ग्रिड प्रणाली मतलब इस तरीके से रोड्स बनाए गए थे 90 डिग्री के एंगल पे, और बीच में ये जो स्पेस बच रहा था ना, इसी स्पेस में ब्लॉक्स के रूप में जो है छोटे छोटे घर बनाए गए थे। आपके समझ में आ गया? यानी कि ये एक रोड है, ये एक रोड है, ये एक रोड है, ये एक रोड है, तो इसके बीच का जो स्पेस है, यहाँ पर हमें घर दिखाई देते हैं। यहाँ से निकलो घर, फिर रोड, फिर 90 डिग्री के एंगल पे रोड, फिर 90 डिग्री, और इसके बीच के स्पेस में इस तरीके से घर बने होते थे। ठीक है, तो ग्रिड प्रणाली का मतलब है कि इनकी जो नगरों की रचना थी वो कुछ इस प्रकार की होती थी कि सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पे प्रतिच्छेद करती थी। द रोड्स इंटरसेक्टेड ऑलमोस्ट एट राइट एंगल्स। नगर कई विभाग में बटा हुआ था, यानी ये जो नगर है वो छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स में, ब्लॉक्स में बटा हुआ था। सभी के समझ में आ गया? तो कई सारे हमें ब्लॉक्स दिखाई देते हैं। बड़ी इमारतें भी हमें दिखती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जिसका आप ये एग्जांपल देख सकते हैं। तो हमने कई सारे ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर देखे हैं जहां पर हमें बहुत बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं। उसमें से एग्जांपल है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इन दोनों ही साइड से हमें काफी बड़ी इमारतें मिले हैं। ठीक है, बड़ी इमारतों मुख्य रूप से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में आप देख सकते हैं। फाउंडेड इन हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, यह शासकों की प्रतिष्ठा और प्रभाव को दर्शाता है। रिफ्लेक्टेड द प्रेस्टिज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ रूलर्स। तो इसे देख के ऐसा लगता है कि जो शासक वर्ग थे ना, मतलब जहां के भी शासक बहुत पावरफुल होंगे, पावरफुल मतलब कि उनके पास में ठीक ठीक व्यापार करते होंगे या ठीक ठाक उनका स्टेटस होगा, तो वो लोग क्या करते होंगे? राजा नहीं थे, मतलब बेसिकली व्यापारियों का ग्रुप था वो, और पुरोहित मिलके इस तरीके के बड़े बड़े आर्किटेक्चर बनाते थे। आर्किटेक्चर का मतलब है कि ये स्नान करने के लिए बड़े इस तरीके के स्नानागार हो गए, ग्रेनरी जो होती है अनाज उसको रखने के लिए, ग्रेन्स के रखने के लिए बड़ी बड़ी ग्रेनरीज बनाई जा रही थी। तो ये सब हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अगला, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हमें दिखाई देता है, इनकी जल निकासी व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आज आप
भारत में देखते हैं कई जगह पे, स्पेशली मैं दिल्ली की बात करूंगी, मैं काफी समय वहां रही हूँ और वहां पर मैंने देखा है कि बारिश आ जाती है तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे बहुत जल्दी पानी भर जाता है 1 घंटे की बारिश में। तो सोचिए ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है तभी पानी भर रहा है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की खासियत इतनी ज्यादा है ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कि ऐसी जल निकासी प्रणाली ना मिस्र में था ना मेसोपोटामिया में। आप समझ रहे हो, जो सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिली। तो यहाँ के लोग जो है वो यहाँ के लोग जो है वो काफी सही तरीके से जल निकासी प्रणाली को अपना चुके थे। तो जैसे मैंने बोला 90 डिग्री के एंगल पे रोड्स जो है एक दूसरे को कट करते थे, ब्लॉक्स में घर बने होते थे, हर घर के आगे से इस तरीके से नाली निकली होती थी और ये जो नालियां हैं वो रोड के किनारे साइड बाय साइड चलती थी। पूरी तरह से ये नालियां ढकी होती थी और आगे जाके एक मेन होल होता था जिसे खोल के नालियों को साफ किया जाता था, जिससे कि पूरी तरीके से जल जो है सही तरीके से निकल सके, कहीं पर पानी इकट्ठा ना हो, बदबू ना आए, बीमारियां ना हो। तो ये हमें पता लगता है कि इनकी जल निकासी व्यवस्था बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी। मुख्यतः मोहनजोदड़ो में जल को भवन से सड़क की नालियों में लाने की प्रणाली, कि किस तरीके से जो पानी है उसको भवन से, घरों से सड़क की नालियों में लाने के लिए हर घर की नाली को सड़क की नाली से जोड़ा जाता था और सड़क की नालियों ढकी होती थी, आगे जाके उसका मेन होल बनाया जाता था जहां से साफ सफाई की जाती थी। यहां पर आपने इसमें देखा भी होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। कांस्य युग की अन्य किसी भी सभ्यता ने स्वास्थ्य और स्वच्छता पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ब्रॉन्ज एज की बात कर रहे हैं। ब्रॉन्ज एज मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, जो आपका तांबा है उसमें एक नया मेटल टिन मिला रहे हैं और क्या बना रहे हैं, कांसा बना रहे हैं। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता, इसके पैरेलल और भी कहीं सभ्यता अगर ऐसी दिखाई दे रही है जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया, तो कहीं भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा जा रहा है स्वास्थ्य पे, स्वच्छता पे, कि भाई सही तरीके से ड्रेनेज सिस्टम हो, प्रॉपर जो रोड्स हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे। तो नो अदर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन पेड अटेंशन टू हेल्थ एंड क्लीनलीनेस। तो ये ध्यान रखना है। आगे सभी शहरों में प्रत्येक घर के अपने आंगन और स्नानागार थे। हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता के इतने सारे नगर थे ना, तो जनरली हर एक नगर 2 ब्लॉक्स में बटा था, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दे। जैसे एक इसका एक्सेप्शन हो जाएगा क्या, धौलावीरा। धौलावीरा एकमात्र ऐसा हमें सिंधु घाटी सभ्यता का नगर दिखाई देता है जहां पे 2 नहीं बल्कि वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। उचला हिस्सा, निचला हिस्सा और मध्य हिस्सा। समझ में आ गया। तो ये धौलावीरा को छोड़े तो ऑलमोस्ट दो पार्ट्स हुआ करते थे। ऊंचे पे शासक वर्ग जिसे गढ़ कहा जाता था और बाकी निचला नगर, जहां निचला शहर या टाउन जहां पर आम लोग रहा करते थे। क्लियर हो गया। फिर हमने देखा कि किस तरीके का इनका ग्रिड प्रणाली सिस्टम था। रोड जो है इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री के एंगल पर। फिर हमने देखा कि जल निकासी प्रणाली इनकी कितनी अच्छी थी। ये जनरली जो इनके घर होते थे ना, 1 से 2 मंजिला घर बनाए जाते थे और हर एक घर का अपना एक आंगन और स्नाना घर होता था। मतलब हर घर के अंदर में ऐसा पाया जाता था, नहाने की व्यवस्था होती थी, कुएं तक पाए जाते थे ऑलमोस्ट हर घर में। कालीबंगा के कई घरों में अपने अपने कुएं भी थे। ओके, तो बहुत बड़ी चीज है कि हर घर का अपना एक कुआं हो। तो ऐसे भी हमें फीचर्स दिखाई देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज और इंटरेस्टिंग कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बर्न ब्रिक का यूज कर रहे थे, यानी पकी हुई ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। देखो, इसके पैरेलल हम देखते हैं मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो जहां भी हमने पकी हुई ईंटें देखी वो बहुत कम मात्रा में प्रयोग हो रही थी, और हो भी रही थी तो शासक वर्ग के द्वारा ही उसका प्रयोग किया जा रहा था। ओके, बाकी हम कच्ची ईंटें या धूप में सुखाई गई ईंटें देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम पकी हुई ईंटों का प्रयोग देखते हैं और वो देखिए इस तरह से भट्टी में उसको पकाया जाता था। इतनी ज्यादा वो ईंटें मजबूत थी कि मैं बोलूंगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कब की है, और लगभग 4000 साल बाद जब हड़प्पा का पहला एविडेंस मिला कि यहाँ पे कोई सभ्यता हो सकती, तो हमें वो ईंटें ही मिली और कई लोग तो उन ईंटों को उठाकर भी ले गए। तो 4500 साल पुरानी ईंटें सुरक्षित हैं, यही बताते हैं कि कितनी मजबूत ईंटें थी। तो इनके द्वारा हड़प्पा के शहरों में पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जा रहा था और वो उल्लेखनीय है। मतलब इतनी बड़ी चीज है कि भाई वहां पे हर शहर में जितने भी सिटीज इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ऑलमोस्ट सभी जो है पकी ईंटों का प्रयोग करें, 1-2 एक्सेप्शन को छोड़ दे। ओके, आगे, क्योंकि मिस्र जैसी समकालीन सभ्यता में सूखी ईंटों का प्रयोग करें, वो धूप पे सुखा के प्रयोग करें, वहीं ये बर्न ब्रिक यूज कर रहे हैं। ठीक है, समकालीन मेसोपोटामिया में भी पकी हुई ईंटों का उपयोग देखने को मिलता है, लेकिन हड़प्पा शहरों की तरह बड़ी मात्रा में नहीं। तो मिस्र में तो
सूखी हुई ईंटें प्रयोग हो रही हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र मेसोपोटामिया कनेक्ट कर पा रहे कि नहीं, तो यहाँ पर है मिस्र, यहाँ पर तो सूखी ईंटों की प्रयोग हो रहा है। और मेसोपोटामिया जो है ईरान में यूफ्रेट टिग्रिस रिवर के पास में, तो यहाँ पर पक्की ईंटें प्रयोग हो रही है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। और भारत में हम देख रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी साइट्स हैं, एक्सेप्शन को छोड़ दे चन्हुदाड़ो, तो ऑलमोस्ट सभी जगह पर हमें पक्की हुई ईंटों का प्रयोग होते हुए दिखाई देता है। सॉरी, चन्हुदाड़ो नहीं, कालीबंगा। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, विशाल स्नानागार। हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक हमें बहुत बड़ा आर्किटेक्चर दिखाई देता है जिसे हम ग्रेट बाथ कहते हैं। तो आप में से किसी ने भी अगर मोहनजोदारो मूवी देखी होगी तो उसमें इस तरीके का एक ग्रेट बाथ देखा होगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा एक ग्रेट बाथ बनाया गया था। यह मोहनजोदड़ो में सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों में से एक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेसेस इन मोहनजोदारो। ओके, ये विशाल स्नानागार क्या है, तो अगर आप उस मूवी में देखेंगे तो आप देखते हैं कि एक उनका कोई रिचुअल था, उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, उसमें जाते हैं, नहाते हैं, बाहर निकलते। तो बेसिकली इसमें दो तरफ से एंट्री होती थी, सीढ़ियां बनी होती थी और बीच में ये जो जगह है यहाँ पे पानी भरा जाता था। इसका अनुष्ठानिक गतिविधियों के लिए प्रयोग किया जाता था, ऐसे एविडेंसेस मिले हैं। और नीचे इसमें एक होल बना होता था, उसको खोल के पानी वापस निकाल दिया जाता था और तब पानी भरा जाता था जब वापस से ऐसी कोई रिचुअल करने होते थे। इसके देखिए चारों ओर ये कमरे बने होते थे। ओके, तो इधर दोनों तरफ से एंट्री और ये चारों ओर कमरे, ये दिखाता है कि इतना भव्य जो स्नानागार बनाया गया है डेफिनेटली किसी रिचुअल के लिए बनाया गया होगा। तो ऐसा माना जाता है कि अनुष्ठानिक स्नान या अधिकांश धार्मिक कार्यों के लिए इस स्थान का प्रयोग किया जाता होगा, ग्रेट बाथ। और ये आर्किटेक्चर कहां से मिलता है हमें, मोहनजोदारो से। अगर मैं इस आर्किटेक्चर की बात करूं तो इसकी फर्श अच्छी तरह से पकी हुई ईंटों की बनी हुई थी, जो इसका बॉटम था, और जल को बड़े कुएं से संलग्न कक्ष में प्रवाहित किया जाता था। तो यहाँ पर ये जो कक्ष बने होते हैं ना, यहाँ पर हमें बड़े बड़े कुएं दिखाई देते हैं, वहां से पानी जो है यहाँ पे प्रवाहित किया जाता था। स्नानागार के कोने में एक निकास नली भी होती थी, जब आप नहा लेते हैं तो इसमें कोने का जो वो ऑब्जेक्ट था उसको खोल देते थे, वहां से सारा पानी जो है वो ड्रेन हो जाता था। एक और इसी तरीके का इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर मिला है जिसे हम बोलते हैं ग्रेट ग्रेनरी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में हमें क्या दिखाई देता है, राजा महाराजा नहीं थे, यहाँ पे शहर थे। ओके, और हर शहर को कौन चला रहे थे, जो बड़े व्यापारी थे और पुरोहित थे। ओके, तो ये जो शासक वर्ग थे ना, इनके द्वारा, क्योंकि तब तक वर्ण व्यवस्था कुछ ऐसा तो आया नहीं थे, तो शासक वर्ग का मतलब है कि जो बड़े व्यापारी थे या फिर जो पुरोहित थे, पूजा पाठ वगैरह कराते थे, उनके द्वारा ये शहर चलाया जाता था। ठीक है, मिलजुल के चलाते थे, आपस में डिस्कशन करके। ठीक है, मानो सिंधु घाटी सभ्यता का कोई एक शहर है, तो अब यहाँ पे शासक वर्ग क्या करते थे, क्योंकि उस समय तक बार्टर सिस्टम था, कॉइन नहीं आया था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, व्यापार तो होता था लेकिन वस्तुओं का आदान प्रदान करके। तो इन्होंने क्या करा था कि लोगों से टैक्स, तो कॉइन तो नहीं ले सकते थे, तो वो टैक्स नहीं था कोई टैक्स सिस्टम, लेकिन टैक्स का ही फॉर्म एक बोल सकते हैं कि क्या लेते थे, अनाज लेते थे। शासक वर्ग लोगों से अनाज लेते थे कि आप सालाना इतना अनाज दीजिए, हम आपकी सिक्योरिटी की सारी सुविधा जो है कर रहे हैं, कभी अकाल आया, कभी कुछ आया, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं अनाज का प्रयोग करेंगे। तो एक तरीके से जो ये इतना सारा अनाज इनके द्वारा रखा जाता था, उसके लिए ग्रेनरीज का प्रयोग करते थे, यानी बड़े बड़े धान्यागार या अन्नागार, जहां पे अनाज को स्टोर करके रख सके। तो यहाँ पर यही बोल रहा है, धान्यागार या फिर ग्रेनरी। ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है जिसको ये बोल रहा है ग्रेनरी या ग्रेट ग्रेनरी। ओके, हड़प्पा में भी 6 अन्न भंडार पाए गए हैं जिसकी रचना 2 पंक्तियों में की गई है। तो एक तो मोहनजोदड़ो से हमें मिला था ग्रेट बाथ या फिर जिसे स्नानागार कहा जाता है, और इसी मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला था बच्चों, धान्यागार भी मिला था, ग्रेट ग्रेनरी भी मिला था। दूसरी ओर हड़प्पा से भी हमें इस तरह की ग्रेट ग्रेनरीज मिली हैं, बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं, और वो 6 अन्नागार है, 2-2 की पंक्तियों में इस तरह से लगे हुए, 2-2 के पेयर में बने हुए। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, कृषि, एग्रीकल्चर, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, ये देख रहे हो पूरी तरह से ये कहाँ बसे हुए, नदी के चारों, यहाँ पर ये पार्ट दिखा रही हूँ मैं इंडिया का। तो देखो ये या तो सिंधु नदी या सिंधु की सहायक नदियों के आसपास बसे हुए, क्योंकि ये लोग एग्रीकल्चर करते थे, मतलब कृषि इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो प्राचीन काल में सिंधु क्षेत्र की बहुत भूमि उपजाऊ थी। आज आप देखते हैं भारत का ये रीजन इतना प्रोडक्टिव नहीं है, फर्टाइल नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ नहरें बना दी गई हैं, उसकी मदद से अच्छा खासा
प्रोडक्शन अब हो रहा है, लेकिन बीच में हमें दिखाई देता था कि ये लैंड बहुत फर्टाइल नहीं था, गंगा वाला रीजन काफी उपजाऊ था। लेकिन एंशियंट टाइम में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, द इंडस रीजन वॉज मच फर्टाइल इन द एंशियंट टाइम। ओके, इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। आज आप देखते हो इधर बारिश भी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन उस टाइम पे फ्लड टुक प्लेस एनुअली, हर साल यहाँ पे बाढ़ आती थी। नवंबर में बाढ़ का पानी कम होने पर किसानों ने बाढ़ के मैदानों में बीज बो देते थे और अप्रैल तक फसलों की कटाई कर ली जाती थी। तो ये लोग जानते थे मौसम को, इन्हें पता था कि नवंबर के आसपास जो है बाढ़ आकर चली जाती है, तो उसके बाद ही ये लोग बुआई करके और अगली बार बाढ़ आने से पहले पहले अप्रैल तक अपनी कटाई, एक फसल निकाल भी लेते थे। ओके, तो ये जो है एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था। अब ये लोग खेती करते थे, तो क्या ये लोग जुताई करते थे कि डायरेक्ट बो देते थे? तो हमें कुछ एविडेंसेस मिले। मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिया था, कालीबंगा। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, भारत में है। तो कालीबंगा से जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, वो बेसिकली था क्या? तो हमने देखा, एक सेकेंड, ओके, तो हमने देखा था कि वहां से जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ओके, तो वो जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, वो क्या था कि जुताई कर दी गई थी भूमि की, और जुताई करने के बाद से हमें पता लगा कि उसमें बुआई नहीं की गई होगी और फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया होगा। तो वो जो मिट्टी का जो जमीन था वो काफी कठोर हो गया और फिर वो दब गया होगा। तो वो जब खनन किया गया तो पता लगा कि ऐसे की ऐसी उस पर रेखा बनी हुई है, यानी वो जुताई के एविडेंसेस है। तो धातु के हल के निशान नहीं पाए गए हैं, लेकिन राजस्थान में जोते हुए खेत के सबूत मिले। मतलब बोल रहे हैं कि हमें कहीं से भी हल नहीं मिला है। ठीक है, हल नहीं मिलने का रीजन क्या होगा? देखो, जब जुताई की गई तो डेफिनेटली हल का प्रयोग करते होंगे, लेकिन क्या पता वो लकड़ी के हल का प्रयोग करते होंगे। और लकड़ी कैसी है भाई, जल्दी से नष्ट होने वाली ऑब्जेक्ट है ना, मतलब बारिश धूप धीरे धीरे गल जाएगा। तो ये लोग धातु का शायद प्रयोग नहीं करते होंगे हल वगैरह बनाने में, और हमें ऐसा कोई एविडेंस मिला नहीं है। तो हम मानकर चलते हैं कि भाई ये लोग लकड़ी के हल का प्रयोग करते होंगे, क्योंकि जुताई के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? राजस्थान में, जोते हुए खेत के। ओके, ये संभवतः लकड़ी के हल का प्रयोग करते होंगे। किसान न केवल स्वयं के लिए बल्कि शहर वासियों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ। देखो, मैं बोल रही हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। कैसी सभ्यता? एक नगरीय सभ्यता। अब बताइए नगर कब बनेगा? नगर किसे कहते हैं या सिटी किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे कोई भी सिटी का मतलब है कि वहां पे हमें सारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। वहां पे हमें दिखाई देता है कि लोग अलग अलग काम में लगे होते हैं। कोई कपड़े बनाएगा, कोई खिलौने बनाएगा, कोई बर्तन बनाएगा, कोई चमड़े का काम करेगा, कोई पर्यटन का काम करेगा, कोई व्यापारी होगा, कोई कृषक होगा, कोई पशुपालक होगा। इस तरीके से अलग अलग काम करेंगे, और वहां पे केवल आवश्यकता की नहीं बल्कि गैर आवश्यक वस्तुएं जो हमारी विलासिता की होती है उस पर भी लोग लगे होंगे। लेकिन लोग ऐसा कब लगेंगे? फॉर एग्जाम्पल, 10 लोग हैं भारत में, और ये लोग सबसे पहले किसका काम करेंगे? अपने भोजन की व्यवस्था करेंगे। और 10 लोग मिलकर जो अनाज उगा रहे हैं वो इतना है कि यही 10 लोग खा पा रहे हैं। तो क्या ये किसी और काम में नहीं लगेंगे? नहीं लगेंगे। ये बोलेंगे कि भाई हमें तो सबसे पहले अपने खाने की व्यवस्था करनी है। लेकिन कल को ऐसा हो जाए कि अकेले इसमें से 2 लोग ही वो 10 लोगों का अनाज उपजा पा रहे हैं, ऐसी कोई तकनीक आ गई। तो यदि 2 लोग ही 10 लोगों का अगर अनाज उपजा दे रहे हैं, तो 8 लोग बेफिक्र हैं। वो सोच रहे हैं कि अनाज तो हुआ है, खाएगा तो वो 2 ही आदमी अपने भर का, बाकी 8 लोगों का अनाज क्या है, हमें उनसे लेना है। कैसे लेना है? तो हमें अनाज नहीं बोना, हम दूसरे काम में लगते हैं। कोई कुम्हारी में लगेगा, कोई चर्म कार्य में लगेगा, कोई धातु कर्म में लगेगा, कोई पर्यटन में लगेगा, और ये जो सर्विस देंगे उसके बदले ये अनाज लेंगे। ये 2 में से एक आदमी जाएगा, धातु का सामान लिया, इसने उससे अनाज लिया, इसने इसको धातु का सामान बेच दिया। ओके, तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम चलेगा। तो हो क्या रहा था, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो सरप्लस में था। सरप्लस का मतलब है कि जो लोग अनाज उपजा रहे थे वो इतना उपजा रहे थे कि भाई बाकियों के लिए भी उपजा दे रहे थे, तो वो लोग दूसरे काम में लग जा रहे थे। तो किसान ना केवल स्वयं के लिए बल्कि शहर वासियों के लिए भी अनाज उपजा दे रहे थे। शहरवासी का मतलब है कि जो दूसरे काम में लगे हुए थे शहरों में। तो ये केवल गांव से जाता था अनाज शहर में, शहर की वस्तुएं गांव में लेकर आते थे। तो इस तरीके से अलग अलग काम में सब इन्वॉल्व थे। ओके, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ये लोग ठीक ठाक कर लेते, कम लोग ज्यादा। उत्पाद की अगर मैं बात करूं कि किस तरीके के प्रोडक्ट हमें दिखाई देते, किन किन अनाजों का ये उत्पादन कर रहे थे, तो गेहूं, जौ, रागी, मटर, तिल, सरसों, चावल, कपास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कपास। तो आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार विश्व का कौन सा ऐसा देश है जिसने कपड़े बनाने के लिए कपास का उत्पादन किया? वो है भारत। सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार
कपास का कपड़े के लिए प्रयोग चालू होगा। समझ में आ गया है? तो ये बेसिक था जो अनाज यहाँ पे हमें दिखाई देता है। कौन कौन सा? गेहूं, चावल, ऐसे याद कर लो, गेहूं चावल हो गया, तिल सरसों हो गया, मटर हो गया, ये मोटा अनाज हो गया, जौ रागी, और एक हो गया कपास। ठीक है, अगला बोल रहा है खाद्यान्नों का भंडारण विशाल भंडारों में किया जाता था। तो मतलब अच्छा खासा ये लोग जो है फूड स्टोरेज कर रहे थे कि कभी अकाल हो, कोई ऐसी चीज हो तो उससे निपटा जा सके। अनाज कर के रूप में प्राप्त किया जाता था। तो मैंने आपको बोला कि जो भी उस समय के शासक वर्ग थे, ग्रुप था उन लोगों का, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? इनकी रक्षा कर रहे हैं। वो लोग इनके लिए शहर का एक नया ढांचा बनवा रहे हैं। सारी चीजें वो जो कर रहे हैं उसके बदले में वो किसी को क्या पे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, शासक वर्ग ने 20 लोगों को काम पर लगा रखा है अपने शहर के लिए, तो उनको वो क्या पे करेंगे? तो वो आम लोगों से ले रहे हैं अनाज टैक्स के रूप में, और इन लोग को अनाज दे रहे कि तुम काम करो, बदले में हम तुम्हें अनाज देंगे। तो इस तरीके से टैक्स नहीं था, इस तरीके से कॉइन नहीं था, लेकिन बार्टर सिस्टम से ही सारी चीजें मैनेज की जा रही है। शासक वर्ग काम कर रहा है कर के रूप में अनाज लेकर। ओके, अब हम बात करते हैं इनके एनिमल हस्बेंड्री की। तो जानवरों को ये लोग पालते थे, लेकिन ध्यान रखना है कि इस समय तक गायों का महत्व नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीजन है क्योंकि ये युद्ध नहीं करते थे, ये एग्रीकल्चर सरप्लस वाले लैंड थे या सिविलाइजेशन थी, तो इन्हें जानवरों का इतना महत्व था नहीं। पालते थे ये जानवर, लेकिन एग्रीकल्चर इनके लिए मेन ऑक्यूपेशन था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, कुबड़ वाला बैल, कुत्ते, बिल्ली, गधे, ऊंट, तो ये बेसिक जो थे जानवर जिनको पालते थे। अब यहाँ पर घोड़े पे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे या नहीं थे? तो आपको बोलना है हाँ। पूछा जाएगा जानते थे तो आप हाँ लिख कर आएंगे, लेकिन क्या ये घोड़े का प्रयोग करते थे? तो घोड़े का प्रयोग हमें बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता है। घोड़े से परिचित थे ये कैसे पता लगा? तो गुजरात में ही एक जगह है लोथल, वहां से घोड़े के आकार की मूर्तियां हमें मिलते हुए दिखाई देती है, उसी शेप में बनाया जा रहा है। और दूसरा हमें दिखाया देता है सुरकोटदा, यहां से हमें घोड़े के अस्थि पंजर यानी कि उसके जैसे हमें अस्थि पंजर, हड्डियां वगैरह मिलते हुए दिखाई देती हैं। तो ये कुछ अवशेष है जो बताते हैं कि ये लोग डेफिनेटली घोड़े को जानते थे, लेकिन उसका दैनिक जीवन में बहुत प्रयोग नहीं था। अब कैसा क्वेश्चन आ रहा है उस पर आपका आंसर डिपेंड करेगा। प्रौद्योगिकी की अगर मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट में ये लोग बहुत आगे थे। अगर आगे नहीं होते तो ये ब्रॉन्ज कैसे बना लेते? तो हमें पता लगता है कि ये लोग तांबा, जिसका प्रयोग ऑलरेडी चल रहा था स्टोन एज में, तो तांबा और उसमें टिन, इन दोनों को मिलाकर एक नया मेटल बनाते हैं जिसको बोलते हैं कांसा। और कांसे की बड़ी लेवल पर मूर्तियां बनाई जाती हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किस तरह से ये लोग जो मोम है उसकी मूर्तियां बनाते थे, उस पे मिट्टी का लेप लगाते थे, उसको सुखा के आग में पकाते थे, छेद करके जब वो मिट्टी की मूर्ति बन गई तो मोम निकाल लिया जाता था अंदर से, और उसकी जगह पर क्या भर दिया जाता था? पिघला हुआ धातु। और इस तरीके से काफी बड़ी मात्रा में इन्होंने धातुओं की मूर्तियां बनवाई है। तो ये प्रौद्योगिकी शिल्प में काफी आगे थे। मुख्य रूप से पत्थरों के औजार का प्रयोग करते थे, हालांकि मेटल का प्रयोग जानते थे, फिर भी स्टोन टूल्स अभी भी यूज होगा। यह सभ्यता कांस्य युग की है। शिल्पकार कांसे का निर्माण और उसका उपयोग अच्छी तरह से जानते थे। दिस सिविलाइजेशन डेट्स बैक टू द ब्रॉन्ज एज। द क्राफ्टमैन वर वेल acquainted with manufacture and use of bronze। तो ये लोग कांसे का प्रयोग करते थे, और कांसे का उपयोग करना, कितने टेम्परेचर पर उसको गलाना है, ढालना, ये सब इन्हें अच्छे से पता था। स्थानीय लोहारों द्वारा टिन को तांबे के साथ मिलाकर कांसा बनाया जाता था। खेतड़ी की खदान, अब ये नहीं है कि ये टिन और कांसा एक ही जगह मिल रहा है, इवन ये भी ये ट्रेड करके मंगवा रहे हैं, मंगवा कर मिला रहे हैं, बना रहे हैं, तो कितने आगे थे। तो खेतड़ी की खान, राजस्थान की खेतड़ी जो है वहां से हमें पता लगता है, और बलूचिस्तान जो है, इन दो रीजन से हमें पता लगता है क्या लाया जाता था? तांबा लिया जाता था। तो इन दो जगह से अलग अलग सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में तांबे का सप्लाई होता था। तो राजस्थान की खेतड़ी की खान और जो पाकिस्तान का वर्तमान बलूचिस्तान है, यहां से सिंधु घाटी सभ्यता के नगर अपनी आवश्यकता के लिए तांबा मंगाते थे। और टिन कहां से मंगाते थे? सोचो, अफगानिस्तान से ये लोग टिन आयात कर रहे हैं बार्टर सिस्टम से। जिस भी शहर में जरूरत होती थी, शिल्पकार टिन अफगानिस्तान से मंगाते थे, और इनको मिलाकर फिर वो क्या बनाते थे? कांसा बनाते थे। ये छवि, औजार, हथियारों की कुल्हाड़ियां, चाकू, भाले का उत्पादन करते थे, और बुने हुए कपास का इस्तेमाल करते थे। कताई करना जानते थे। ठीक है, तो किस तरीके से ये कपास से क्या करते थे? कताई करके सूत बनाते थे, धागा बनाते थे, धागे को आपस में बुन के क्या बनाते थे? कपड़ा बनाते थे, और कपड़े से
कपड़े से क्या बनाते थे, अलग अलग प्रोडक्ट बनाते थे जो भी इन्हें पहनना होता था, ठीक है। तो किस तरीके से यार्न, फाइबर, फैब्रिक, इसका प्रोडक्शन ये लोग कर रहे हैं, इनको अच्छे से पता था, कताई करना जानते थे। इसके अलावा आपको पता है कि जो गुजरात का लोथल है, यहाँ पर हमें गोदीवाड़ा मिला, यानी ये लोग जो है इस सी रूट या ओशन रूट का यूज करते हुए, बे ऑफ बंगाल का यूज करते हुए फारस की खाड़ी वगैरह से भी व्यापार कर रहे थे। यानी इन लोग को जहाज बनाना आता था, तभी तो व्यापार करे, तभी तो बंदरगाह है। तो नौका निर्माण इन्हें पता था, मुहरे बनाना जानते थे। मुहर मतलब सील्स, जब ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड को सिक्योर करने के लिए उस पर मुहर लगाना जरूरी है। तो ये लोग पत्थर के, धातु के डिफरेंट सील्स बनाते थे। टेरिकोटा का निर्माण जो है, टेराकोटा का निर्माण दिखाई देता है। मन के बनाना, मृदभांड बनाना भी, मन के मतलब ये छोटे छोटे से क्या बनाए जाते थे इनके द्वारा, बीड मेकिंग। तो ये लोग काफी ज्यादा फैशन के शौकीन थे, तो गले के, कान के, इस तरीके के काफी सारे ये लोग ऑर्नामेंट्स बनाते थे और उसके लिए बीड्स बनाए जाते थे मन के। और उन मनकों का प्रयोग किस में होता था, उन मनकों का प्रयोग आभूषण बनाने में होता था। पुरुष महिलाएं दोनों आभूषण पहनते थे। मृद भांड भी बनाते थे, यानी मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो ये लोग काफी आगे थे आर्ट में, क्राफ्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, व्यापार, ट्रेड बड़े लेवल पर हो रहा था, ना केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल। हमें यहाँ से ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी ना, ईरान इराक की, वहां पर सिलेंड्रिकल सील्स का प्रयोग करते थे। जैसे ये ज्यादातर चौकोर सील्स का प्रयोग करते थे ठप्पा मारने के लिए, और वहां पर सिलेंड्रिकल सील्स का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया में सिलेंडर, जैसे घर में बेलन होता है रोटी बनाने वाला, वैसे सिलेंड्रिकल शेप में होता था और उसमें आकृति छपी होती थी, और मतलब आकृति जैसा वो खुदाई रहती थी, और उसको इस तरीके से घुमा के सील लगाया जाता था। तो वो सिलेंड्रिकल सील मेसोपोटामिया की हमें हड़प्पा सभ्यता के नगरों में मिला है। इसका मतलब है कि इनका ट्रेड मेसोपोटामिया के साथ था, तभी यहाँ की सील वहां, वहां की सील यहाँ। इवन मेसोपोटामिया सभ्यता में एक वर्ड यूज हुआ है मेलुहा, मेलुहा के साथ व्यापार करते थे, और बाद में पता लगा ये मेलुहा टर्म सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। यानी कि ट्रेड बड़े लेवल पर हो रहा है, नेशनल भी इंटरनेशनल भी। नेशनल भी आप देख रहे हो, राजस्थान से, बलूचिस्तान से क्या मंगवा रहे, तांबा। तो व्यापार की बात करें तो हमें पता लगता है कि व्यापार अच्छा था, और व्यापार अच्छा कब होगा, जब नाप तौल की प्रॉपर इकाई होंगी। तो एक समान लिपि का प्रयोग करते थे, लिखने की स्क्रिप्ट ये लोग लिखना जानते थे। विनियमित वजन और मापन का प्रयोग, यानी ये प्रॉपरली रेगुलेट करते थे वेट्स और मेजरमेंट को। अगर वेट और मेजरमेंट एक जैसा नहीं होगा, फॉर एग्जांपल यूपी में 1 किलो कुछ और माप है और उत्तराखंड में कुछ और माप है, तो कैसे होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो ये लोग रेगुलेट करते थे वेट्स और मेजरमेंट को। उनके शहर में आवश्यक कच्चा माल था नहीं, तो ये दूसरे जगह से कच्चा माल मंगाते थे। इसका मतलब है बड़े लेवल पर इनका ट्रेड होता था। नेक्स्ट, लोगों ने वस्तु विनिमय प्रणाली का पालन किया, वे धातु की मुद्राओं का प्रयोग नहीं करते थे। तो चाहे ट्रेड इनका नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, ये धातु का प्रयोग नहीं कर रहे। हमें पता लगता है कि इनके द्वारा क्या, वस्तु विनिमय प्रणाली का ही प्रयोग किया जाता है। लोगों ने नौ परिवहन का अभ्यास किया था, अच्छे से जानते थे नौका बनाना, पहिए का इस्तेमाल करना ये बहुत अच्छे से जानते थे, और किसी तरह के आधुनिक इक्का का इस्तेमाल करते थे जो बिना, मतलब हमें देखो एक चीज दिखाई दी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो पहिए बनाते थे ना, वो इस तरह के पहिए थे, चक्के वाले पहिए थे। तो थोड़ा सा ये कम एक्टिव रहता था। अब जब आगे आप देखते हो वैदिक एज, तो वैदिक एज के लोग जो है ज्यादा तेज कैसे निकल जाते थे, क्योंकि वो स्पोक्ड व्हील्स का प्रयोग करते थे। खाली साइड में पहिया रहता था, बीच में तिल्लियां रहती थी, तो वो बहुत तेजी से मूव करता है, और ये लोग इस तरह से चक्के वाले पहिए का प्रयोग करते थे। उनके ईरान और अफगानिस्तान के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। अभी मैंने आपको बताया किस तरीके से एक जगह से टिन मंगवा रहे, एक जगह से तांबा मंगवा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में हमें बड़े लेवल पर मोहरें मिलती हैं। ये देखिए इस तरीके से ये सील्स होती थी, और इसका प्रयोग ठप्पा लगाने के लिए किया जाता था व्यापारिक मामले में, ठीक है। और कई सारी ऐसी मोहरें मिली हैं जो मेसोपोटामिया की, जो दिखाती कि इनका मेसोपोटामिया के साथ भी व्यापार होता था। मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ मेसोपोटामिया में, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। राजनीतिक संगठन की अगर मैं बात करूं, तो कोई ऐसा राजनीतिक संगठन नहीं था कि एक राजा है, मंत्री है, मैं आपको पहले ही बोल चुकी। तो मिलजुल के ये लोग काम करते थे। जो बड़े थोड़े रईस हो जाते थे, व्यापारी और पुरोहित, वही लोग जो है शासन चलाते थे। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के कोई स्पेसिफिक हमें प्रमाण नहीं मिलते हैं। व्यापारियों के एक वर्ग के द्वारा ही शासन किया जाता था, वो भी मिलजुल के। सांस्कृतिक एक रूपता से पता लगता है, मतलब जिस तरीके का कल्चरल होमोजेनिटी दिखाई देती है, कि एक सिमिलैरिटीज, इसका मतलब क्या है कि जरूर कोई एक शासक वर्ग होगा, तभी ये चीजें सबकी एक जैसी हमें दिखती हैं। इनके पास हथियारों की कमी थी। हथियारों की कमी
दिखाई देती है इस वजह से भी, क्योंकि देखो ये लड़ाई झगड़े का कोई मतलब था नहीं, अपने अपने जगह पर रह रहे थे। इवन इन्होंने हर एक सिटी को फोर्टिफाइड किया था, दुर्ग बनाया था, इसी वजह से इन्होंने दुर्ग बनाया था कि कोई हम पर अटैक ना करे। तो ये लड़ाई झगड़े से बचना चाहते थे। अगर मैं इनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करूं तो हमें बड़े लेवल पर इस तरीके की फिगरेंस दिखाई दी हैं, महिलाओं की मूर्तियां दिखाई दी हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बड़ी संख्या में मात्र देवियों की मूर्तियों की पूजा की जाती थी। एक मूर्ति में एक महिला के भ्रूण से एक पौधे को उगते हुए दिखाई दिया। इवन ये नेचर को भी फीमेल गॉडेस मानकर पूजा करते थे। तो इनका मानना था कि धरती जो है वो एक देवी है और उर्वरता की देवी है, यानी कि इनसे हमें क्या मिलता है, पेड़ पौधे मिलते हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं अपना पेट भरने के लिए। तो इन्होंने धरती को एक वुमेन का रूप दिया और उनके पेट से पौधा निकलते हुए दिखाया। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमें दिखाई देती है। लेकिन ऐसा नहीं था कि केवल महिला मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, बल्कि पुरुष देवता की भी ये पूजा करते हैं। और उसका हमें एविडेंस एक मुहर से मिलता है। एक मुहर मिलती है हमें जिसमें इस तरह से एक आकृति दिखाई देती है पशुपति टाइप की। तो एक मुहर मिलता है जिसमें एक व्यक्ति ने क्या मुकुट पहना हुआ था, योगी के मुद्रा में बैठता है, जैसे योग करते हैं, चारों ओर उसके जानवर थे और हमने माना है कि ये पशुपति है। तो सिंधु घाटी में पुरुष देवता को भी एक मोहर पर दर्शाया गया है जिसका सिर 3 सिंगों वाला है, मतलब उसमें मुकुट पहना होता है, योगी की मुद्रा में बैठा है। ये पशुपति महादेव की मूर्ति है। तो ऐसा नहीं था केवल फीमेल का बहुत बड़ी संख्या में मूर्तियां मिलती है और मेल जो डाइटी है उनकी पूजा करते हैं और उसका एविडेंस वही है जो एक सील मिलता है। और इसमें पशुपति महादेव के चारों ओर हमें ये जानवर भी घिरे हुए दिखाई देते हैं। वृक्ष और पशु पूजा, तो ये ना केवल महिला पुरुष की मूर्तियां बनाकर पूजा करे, किसी की नहीं, मान रहे कि कोई महिला देवी है और कोई देवी है महिला की आकृति में बना दे रहे, कोई देवता है पुरुष की आकृति में, उनकी पूजा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें पता लगता है कि वृक्ष और पशु पूजा भी कर रहे हैं। लोग वृक्षों की पूजा करते थे, जैसे पीपल के पेड़ की शाखाओं की पूजा करना, या पीपल के पेड़ की शाखाओं के बीच एक देवता के चित्र वाली मुहर बना देना। फॉर एग्जाम्पल ये मुहर है, यहाँ पे पीपल का पेड़ बना रखा है और पेड़ के तने में एक देवता का मुंह बना दिया। मतलब जो आज आप इंडियन कल्चर में देखते हैं स्पेसिफिक हिंदू फैमिलीज में कि इमली के पेड़ की पूजा, आम के पेड़ की पूजा, पीपल के पेड़ की पूजा, ये कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही देन है। जानवरों की भी ये लोग पूजा करते थे। तो आज भी आप इंडियन कल्चर में देखते हैं कई सारे जानवरों की पूजा होती है, तो वो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से आती है। ये लोग जानवरों की पूजा करते थे, स्पेशली ये जो कुबड़ वाला बैल होता था, तो एक सींग वाला जानवर, कुबड़ वाले बैल की कई सारी आकृतियां इनके मुहरों पे मिलती हैं। जो सील्स हमें मिले हैं एविडेंस उन पे मिलती है, जिससे पता लगता है कि ये उनकी पूजा किया करते थे। हालांकि ये महिला पुरुष की मूर्तियां बना के पूजा कर रहे, सील पे आकृति बना के पूजा कर रहे, जानवरों की, वृक्षों की, लेकिन कहीं भी मंदिर का हमें एविडेंस नहीं मिला है। यानी कोई ऐसा मंदिर और उसमें जानवर बिठाना या महिला पुरुष की मूर्ति बिठा के पूजा करना, ऐसा कंसेप्ट हमें नहीं दिखाई देता है। लिपि लिखना ये जानते थे, इनकी स्क्रिप्ट को पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं। यानी ये जो भी लिखते थे वो कैसा लिखते थे, पिक्चर्स के फॉर्म में। ये देखिए यहाँ पर ओके, तो ये जो भी लिख रहे हैं वो इस तरीके से पिक्चर्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। और क्योंकि अभी तक इस स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा सका है, तो इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली वो किससे मिली थी, इनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से। ओके, सभी के समझ में आ गया। और हमें पता लगता है कि इनकी जो भी लिख रहे थे वो बहुत लंबा लंबा नहीं लिखते थे, छोटे छोटे लिखते थे। तो इनके जो भी शिलालेख मिले हैं, चाहे धातुओं पे कुछ लिखा है, चाहे मोहरों पे कुछ लिखा है, चाहे पत्थरों पे कुछ लिखा है, वो बहुत छोटा छोटा ये लिखा करते थे, ठीक है। भार और मापन के लिए हमें 16 की इकाई में दिखाई देता है कि 1 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया। इस यूनिट में ये मापतौल की इकाई रख रहे हैं, क्योंकि भार मापन सही नहीं होगा तो व्यापार कैसे करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि मापने की कला इनको ये जानते थे। पोट्री सिस्टम की मैं बात करूं तो देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे खासे ये लोग मृत भांड बना रहे थे। तो हड़प्पा के लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करते थे। चाक का प्रयोग किया जाता था मिट्टी के बर्तनों को बनाने में। जनरली हम देखते हैं बर्तनों पर पेड़ और वृत्ताकार डिजाइन जो है उत्कीर्ण होते थे, मतलब पेड़ों की छाप या वृत्ताकार डिजाइन। मुहरे में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, बहुत सारी सील्स मिली हैं। 2000 से भी ज्यादा हमें हड़प्पा सभ्यता में मोहरें मिली हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनका टाउन प्लानिंग, इनका ड्रेनेज सिस्टम, इनके सील्स हो गया, इनका एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इनका रिलीजन, इनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हम देख चुके हैं। तो अब आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, आई थिंक इतना आपके लिए इनफ हो जाएगा।
बाकी हमारे एम्बाइब के ऐप पर जरूर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर डिफेंस गोल में रजिस्टर्ड करिए, गोल बनाइए डिफेंस को, और वहां से आप लोग जाइए एंशिएंट हिस्ट्री, उसका जो आपका ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला टॉपिक है उसमें जाके सारे क्वेश्चन से रिलेटेड कर लेंगे। बाकी मेरी रेगुलर क्लास के लिए आप दोपहर 12 बजे मुझसे इसी चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की टाइम पे क्लासेस लेती हूँ। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम यही रोकेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू, कीप एम्बाइबिंग, वी बिलीव इन यू। Keep imbibing. We believe in you.